जनवरी फरवरी मार्च का हम लोग पॉलिटी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज अप्रैल का स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें करीब 6 आर्टिकल्स हैं। इसके अंदर भी प्रीलिम्स के काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पे बात हो सकती है, ठीक है। देखते हैं क्या आर्टिकल्स हैं पहले। बहुत बड़ा नहीं है, पॉसिबली हो सकता है आज ही खत्म हो जाए। फर्स्ट आर्टिकल है आरटीआई वर्सेस द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। 2023 में गवर्नमेंट ने एक बिल लेकर आया था पार्लियामेंट में। वो बिल पास हो गया, एक्ट बन गया। उसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, डीपी एक्ट। अब पर्सनल डेटा जो होता है किसी भी पर्सन का, वो डेटा किस एक्सटेंट तक पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, इस पर बात हो रही है, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है, ये कॉन्ट्रडिक्शन में आ रहा है आरटीआई के साथ, राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है, सूचना का अधिकार, 2005 में पास हुआ था सर। इस एक्ट के अंडर क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं या गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट होता है या आपकी गवर्नमेंट के साथ जो कोई कंडीशन चल रही है या कोई आपका लेन देन चल रहा है या आपका कोई काम है जो गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है सर, ठीक है, जो सर्विस आप लेना चाह रहे हैं, तो उसका क्या प्रोग्रेस हो रहा है, आपकी फाइल किस एक्सटेंट तक पहुंची है, ये पहले लोगों को पता नहीं चलता था, कॉमन मैन को। तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो आप डेमोक्रेटिकली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, ठीक है। डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन का बैकग्राउंड होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। आपके पास जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तब तक आप इन्फॉर्म्ड तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे डेमोक्रेसी में, ठीक है। और दूसरा ये है कि लोगों को पता नहीं चलता था कि हो क्या रहा है गवर्नमेंट ऑफिस में। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना फाइल अटकी हुई है, किस जगह गई है, कहाँ अटकी हुई है, क्यों अटकी हुई है, इसकी कोई जानकारी आपको मिलती नहीं थी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता था बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, कि बता देते तो ठीक है, नहीं बता रहे तो आप अंदर से कोई जुगाड़ करके कोशिश कर रहे हो, और इससे करप्शन भी बहुत होता था। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और एक बहुत हिस्टोरिक एक्ट आया था। इस एक्ट के आने के पीछे एक बहुत बड़ा सिविल सोसाइटी मूवमेंट भी रेस्पॉन्सिबल है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ठीक है। 1997 के आसपास एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था राजस्थान में, मजदूर किसान शक्ति संगठन ने ही स्टार्ट किया था, ठीक है सर। और वो जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट से गवर्नमेंट के ऊपर कहीं एक तरीके से प्रेशर आया कि इस तरीके का एक आरटीआई एक्ट होना चाहिए। इसकी ड्राफ्टिंग हुई, अल्टीमेटली 2005 में ये पास हुआ। ये हिस्टोरिकल एक वाटरशेड मूवमेंट था इंडिया की पॉलिटी में, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों को ये अधिकार मिल गया कि अब आप जान सकते हैं कि कौन सी फाइल का क्या प्रोग्रेस है, गवर्नमेंट ने किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा खर्च किया है, क्या उसकी ऑडिट रिपोर्ट है, सब आपको जानने का क्या है, अधिकार है, ठीक है। तो आरटीआई एक्ट जो है, उस आरटीआई एक्ट के अंदर एक्चुअली लोगों को ये जानने का अधिकार है कि गवर्नमेंट का जो कामकाज है उसकी प्रक्रिया कैसे हो रही है और क्या हो रही है, इवन उनकी फाइनेंसेस को जानने का भी अधिकार है। इसी आरटीआई एक्ट के अंदर एक ऐसा क्लॉज है जो ये कहता है कि लोगों को, जनता को ये भी जानने का अधिकार है कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट है, अगर कोई ऑफिसर है, उस ऑफिसर के पर्सनल एसेट्स क्या हैं, उस ऑफिसर्स के की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसका करियर कैसा रहा है, उसके करियर की रिपोर्ट जानने का भी अधिकार है सर। बात समझ में आ रही? मतलब आज आपके जिले का जो कलेक्टर है, उस कलेक्टर के पर्सनल एसेट्स जो हैं वो आप जान सकते हैं कि पर्सनली वो कितने एसेट्स होल्ड करके रखा है, ठीक है। इस तरीके का एक क्लॉज है आरटीआई एक्ट के अंदर। वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अगर किसी जो ब्यूरोक्रेट है उसकी अगर पर्सनल कुछ संपत्ति है तो उसकी पर्सनल संपत्ति का ऑफिशियल उसके काम से कोई लेना देना होता नहीं है सर, नो डाउट अबाउट इट। तो वो जो पर्सनल संपत्ति है वो तो फिर उसका प्राइवेसी है सर, है ना। तो वो भले ही ब्यूरोक्रेट है, स्टिल उसके पास आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, और उसी के अंदर जो 2017 का जो केस पुट्टास्वामी केस है उसके अंदर राइट टू प्राइवेसी भी है सर उसके पास। इसका मतलब उसकी निजता के अधिकार का हनन हो जाएगा आरटीआई की वजह से। बात समझ आ रही है? तो आरटीआई जो है वो एसोसिएटेड है आर्टिकल 19(1)(a) से, बिकॉज आर्टिकल 19(1)(a) कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन नीड इंफॉर्मेशन, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ इफेक्टिवली व्हेन यू हैव इंफॉर्मेशन। तो एक्चुअली जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया 2005 का, उसका जो फाउंडेशनल बेस मिलता है वो आपको 19(1)(a) में मिलता है। बात समझ आ रही? फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन जो है उसी में आपको बेस मिलता है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, बिकॉज आप जब तक डेमोक्रेटिकली इन्फॉर्म नहीं रहेंगे तब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस कर
पाएंगे नहीं। मतलब आपके एक्सप्रेशन के अंदर जो एक हिडन कंटेंट है, दैट इज द इंफॉर्मेशन, यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन। तो आर्टिकल 19(1)(a) जो है उसके बेस पे ही राइट टू इंफॉर्मेशन आया, गेटिंग इट। तो अगर आरटीआई के हिसाब से अगर आप देखें तो 19(1)(a) और पर्सनल इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के हिसाब से देखें तो आर्टिकल 21। बात समझ आ रही है? तो अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आर्टिकल जो इसका आरटीआई एक्ट है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर अगर किसी ब्यूरोक्रेट या किसी ऑफिशियल के जो पर्सनल उसके एसेट्स हैं या पर्सनल उसकी क्वालिफिकेशन या पर्सनल उसका और कोई डेटा है, अगर उसको लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए लोगों के साथ शेयर किया जाता है तो ये आरटीआई के अंदर आ रहा है। इसका मतलब 19(1)(a) प्रिवेल हो रहा है, ठीक है। बट 19(1)(a) प्रिवेल होने पर उस पर्टिकुलर ऑफिशियल का आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। समझ आ रहा है? तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दो फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या है सर? यहाँ पे टकराव है। बात समझ आ रही है? तो टू व्हाट एक्सटेंट द पर्सनल डेटा ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिशियल इज सपोज टू बी शेयर्ड विद द पीपल इज द मैटर ऑफ कंसर्न। आर यू गेटिंग इट? तो आरटीआई एक्ट जो 2005 का है उसका तो टेक्स्ट ये कहता है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में पर्सनल जो एसेट्स हैं उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं लोगों को एक इंफॉर्मेशन देगा और गवर्नेंस के अंदर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाएगा। So in order to provide more transparency in the governance, even the personal assets or the personal qualification or the personal data of the bureaucrats can be shared with the people for the larger public interest, for the better transparent governance। ठीक है, अगर आप ज्यादा गवर्नेंस के अंदर, व्यवस्था के अंदर पारदर्शिता चाहते हैं तो अगर जो ऑफिसर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स भी अगर पब्लिक डोमेन में आए तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो एक क्या कर पाए सर, ज्यादा बेटर इन्फॉर्म्ड तरीके से डिसीजन ले पाए। समझ रहे? दिस इज द वन थिंग। बट ऑन द अदर हैंड there is a concern of the privacy that if this is my personal asset and have nothing to do with the my official capacity, then why this thing is supposed to be shared with the people? Getting it? So article 21 और article 19 क्या है सर? एक दूसरे से टकरा रहे या राइट टू प्राइवेसी जो है वो बेटर गवर्नेंस या इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के साथ टकरा रहे हैं। तो दो फंडामेंटल आर्टिकल टकरा रहे। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ द पॉइंट इज कि ये इससे कैसे जुड़ा हुआ है। आरटीआई एक्ट में तो ये लिख दिया कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में आपको शेयर करना पड़ेगा, पर अभी रिसेंटली जो ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अभी आया 2023 में, उसके अंदर गवर्नमेंट ने उस वाले आरटीआई के क्लॉज को डाइल्यूट कर दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये जो आरटीआई एक्ट है ओरिजिनल 2005 का, उसके अंदर तो उन्होंने दे रखा है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में पर्सनल डेटा शेयर कर सकते हैं ऑफिशियल्स का, ठीक है। पर इस वाले अभी जो 2023 के एक्ट के अंदर उन्होंने इसको डाइल्यूट कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट मतलब उन्होंने थोड़ा सा राइट टू प्राइवेसी पे जोर दे दिया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन पे जोर नहीं दिया। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओनस जो है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओनस नहीं, सॉरी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेटेज जो है वो किसकी डायरेक्शन में चला गया? राइट टू प्राइवेसी की डायरेक्शन में चला गया। सुना है? तो कांग्रेस के एक एमपी है गौरव गोगोई, उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं जो है डीपी एक्ट जो है, इसने जो आरटीआई एक्ट को डाइल्यूट किया है, दैट इज नॉट इन द गुड फॉर द ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के लिए अच्छा नहीं है। आई होप आर्टिकल समझ में आ गया इस बारे में, है ना। तो ये डीपीडीपी जो एक्ट है ये पर्सनल डेटा की को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये आर्टिकल 21 की बात कर रहा है, राइट टू लाइफ की। और ये जो आरटीआई एक्ट है वो आर्टिकल 19(1)(a) की बात कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की। ये पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा है ऑफिशियल्स के, इसका मतलब थोड़ी सी ओपेकनेस ला रहा है गवर्नेंस में। और आरटीआई एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी ला रहा है गवर्नेंस में। पर यहाँ पे एक बहुत ज्यादा डेलिकेट बैलेंस बनाना जरूरी है, क्योंकि जब ये वर्ड आ जाता है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट थोड़ा वेगनेस है, मतलब वेग वर्ड है, मतलब अनक्लियर है ना। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट क्या है सर? तो जो इसको बहुत लिबरल एक्सटेंट में ले जाएगा वो बहुत ज्यादा ले जाएगा कि हर एक चीज को वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट से जोड़ देगा, और जो थोड़ा नैरो में ले जाएगा वो कहेगा नहीं यार ये तो पर्सनल है, वो काफी चीजों को श्रिंक कर देगा। तो ये इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है सर। तो ये एक्ट इस बारे में है। देखिए, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट इंफॉर्मेशन। यूपीएससी डू आस्क क्वेश्चन विच आर वेरी मच एनालिटिकल, ठीक है। like few days back somebody came to me and asked me the question that why the RTI Act's foundation, now the question was, एक क्वेश्चन ही था एक्चुअली, ठीक है, किसी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था। आई कैंट नेम द इंस्टीट्यूट, वो बंदा प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है इस साल की, तो उसने क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था कि द फाउंडेशन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाइज इन द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ना ये वाली बात ही उसको समझ में नहीं आ रही थी। आर यू गेटिंग मी? राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब सूचना का अधिकार। एक व्यक्ति सरकार से सूचना पाने का अधिकार रखता है। सरकार से सूचना पाने का अधिकार रखना आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? बस नहीं तो इन जनरल डायरेक्टली अगर आप सोचोगे तो आपको ये कनेक्ट नहीं लगेगा ना, क्योंकि कनेक्ट लग नहीं रहा है, जबकि बेस उसी का वही है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स। ठीक है, अब ये इसीलिए मैं कह रहा हूं जो लोग प्रीलिम्स देने वाले हैं क्वेश्चन करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, डेली कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन अभी जाने चाहिए। ठीक है, अभी अगर फरवरी चल रहा है तो 20 से 30 क्वेश्चन रोज जाने चाहिए। 25 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलो, रोज 25 क्वेश्चन आंखों के सामने से जाने चाहिए यूपीएससी लेवल के। ठीक है, और जो सीजी के कर रहे हैं वो सीजी के लिए कर रहा हूँ। 25 क्वेश्चन जाने चाहिए, फरवरी में 25 जाने चाहिए। ठीक है, मार्च में उसी को 50 कर दो। ठीक है, अप्रैल में उसको कर दो 75 से 100। ठीक है, और मई में तो प्रीलिम्स है ही। ठीक है, ऐसा वेट मत करो कि मेरा सिलेबस खत्म होगा तो मैं फिर एक साथ 100 क्वेश्चन लगाऊंगा सब्जेक्ट के। दैट्स ऑल्सो नॉट ए बैड स्ट्रेटेजी, बट पॉइंट इज कि जो आपके पास टेस्ट अवेलेबल है उन टेस्ट को पहले से ही क्या करो लगाना स्टार्ट करो। 25-25 क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। हर चीज क्लास में नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये श्योर है। और क्लास में हम लोग बातचीत करते हैं, मैं या कोई भी यहाँ पे मेंटर आएगा ना, वो आपको बताएगा कि बैट ऐसे पकड़ना है, बॉल को ऐसे फेंकना है, ऐसे करेंगे तो रिवर्स स्विंग होती है, ऐसे करेंगे तो आउट स्विंग होती है, ये बता सकते हैं। बट जेन्युइनली जब तक आप बॉल हाथ में लेके फेंकोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा रिवर्स हो रही है कि इन स्विंग हो रही है। दैट्स अप टू यू। सो टेस्ट सीरीज गिव यू दैट। सो एनीवेयर व्हेनेवर यू प्रिपेयर दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, ओके, जब भी तैयारी कर रहे हैं टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन करो क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि आपने जो पढ़ा है उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, है ना। और टेस्ट सीरीज आपको अंदर से निखारती है। एक्चुअली आपके अंदर निखार आता है उसको लेकर कि आप अपना जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो आपने पढ़ा है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसको आप अप्लाई करके गलत करते हो, सीखते हो, सही करते हो, एंड दिस इज हाउ यू क्लियर प्रीलिम्स, है ना। तो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। रोज करो 25-30 क्वेश्चन रोज आपकी आंखों के सामने जाना चाहिए। और ढेरों आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, इन्फॉर्मेशन की तो कमी है ही नहीं आज के टाइम पे, इतना आप इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर जेन्युइनली करना है तो आप रोज 25 से 30 क्वेश्चन करो। अब ये बात जो आई ना कि भाई वो क्वेश्चन ही लेकर आया मेरे पास कि सर ये नहीं चमक रहा, मतलब ये मेरे गलत, उसका क्वेश्चन वो गलत हुआ। बोले गलत कैसे हुआ, आर्टिकल 19 से कैसे जुड़ा हुआ है ये, जब ये बात जबकि कहीं लिखी हुई नहीं है। आप आरटीआई पढ़ भी रहे हो, आरटीआई को नोट्स के अंदर पढ़ भी लिया, वहां भी नहीं लिखा हुआ कि वो उससे परकुलेट होके आ रहा है या उससे कुछ उसका रिलेशन, है ना। पढ़ा कहीं पे मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो टेस्ट सीरीज में मिल गया ना। तो जो क्लासरूम में छूट जाएगा वो बुक में मिल जाएगा, बुक में छूट जाएगा वो टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, मिल जरूर जाएगा। ठीक है, तो वही बात है कि जो एक डेमोक्रेसी है उसमें सरकार से जवाब मांगना, सरकार से जवाब मांगना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका जो एक्सप्रेशन है, आपका जो स्पीच और एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में सरकार के साथ इनएविटेबली जुड़ा हुआ है। बात समझ आ रही है? आपका जीवन कैसे चलेगा इसका सबसे ज्यादा निर्णय आप खुद नहीं ले रहे हो, सरकार ले रही है आपके लिए। समझ रहे हो? आपका संविधान ले रहा है आपके लिए, संविधान आपको अधिकार दे रहा है। ठीक है, सरकार आपके साथ जुड़ी हुई है, कमांड ओबीडियंस का रिलेशनशिप चल रहा है। तो आप जब तक सरकार से राइट इंफॉर्मेशन लेंगे नहीं तब तक आपके एक्सप्रेशन और क्वेश्चंस फॉर्म होंगे नहीं। बात समझ आ रही है? आपका आपको सरकार से शिकायत है, बात समझ आ रही? देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि एक लड़का लड़की को जाके आई लव यू बोल दे। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की बात नहीं है, ये तो फ्रीडम आपके पास है ही है। वो फ्रीडम कहीं संविधान से निकल के नहीं आ रही है, बात समझ आ रही है? संविधान से वो चीज जो ऑब्वियस चीजें हैं वो राइट नहीं होती, ध्यान रखना। जस्ट कीप दिस इन माइंड, समथिंग विच इज ऑब्वियस डू नॉट कंस्टिट्यूट राइट। कीप दिस इन माइंड, समथिंग विच इज ऑब्वियस डू नॉट कंस्टिट्यूट राइट। आप अपनी प्रेमिका से जाके अपने प्रेम का इजहार कर रहे हो, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये राइट नहीं है, ये तो आपका इंट्रिंसिक नेचर है कि आप कर सकते हो। बस हमारे आप किसी दोस्त से बात करते करते उसके सामने कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो, ये भी आपका क्या है, इंट्रिंसिक है, ये तो हो गई। ठीक है, तो जो इन जनरल ऑब्वियस है वो राइट्स नहीं बनते।
राइट्स वो बनते हैं जिनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी होता है। अब आपको जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन दिया जा रहा है तो यहां आपको ये समझना जरूरी है कि ये स्पीच एक्सप्रेशन कहाँ यूज होने वाला है या कहाँ पे संभावना है कि इसको मैं यूज करूं और ये कर्टेल हो सकता है। दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड। बात समझ आई? ऑब्वियस जगह पे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, प्रोटेक्शन की जरूरत वहां पर है जहां पे उसके कर्टेल होने की संभावना है, और कर्टेल होने की संभावना आएगी जब कमांड ओबीडियंस रिलेशनशिप ब्रेक होगा। ठीक है, क्या होगा? कमांड ओबीडियंस रिलेशनशिप के ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी आती है। आप सरकार से सवाल करो, सरकार से सवाल तब करोगे जब आप मेजर स्टेक होल्डर जो इन्वॉल्व है इस पूरी प्रोसेस में उनसे सवाल तब करोगे जब आप इन्फॉर्म्ड रहोगे। तो आपके स्पीच एक्सप्रेशन की बैकिंग क्या है? इंफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई द बैकिंग या इसके पीछे जो बैकिंग है आरटीआई के पीछे वो आर्टिकल 19 है। बात समझ आ रही? सो इट मे बी अबाउट स्पीच एक्सप्रेशन बट इट इज ऑल्सो अबाउट इंफॉर्मेशन। सो यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन एंड दैट इज द आरटीआई फॉर यू। बात समझ आ रही? तो ये इस तरीके से जुड़ा हुआ था। इस तरीके की चीजें बहुत सारी पूछी जाती है, इसीलिए हम जो डिस्कोर्स करते हैं, हम जो बातचीत करते हैं उसमें कई सारे क्वेश्चंस छुपे होते हैं। ठीक है, उसको भी ध्यान से कभी कभी सुनना है, कभी कभी नहीं, हमेशा सुनना है मतलब। ठीक है, तो डिड यू गेट इट? आरटीआई वर्सेस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस पे बस एलिगेशन आया है कि इस वाले में आपने उस वाले को डाइल्यूट कर दिया, कि आपने इसके अंदर क्या कर दिया, राइट टू प्राइवेसी को प्रिवेल करा दिया। प्रिवेल मतलब पूरा का पूरा नहीं हटाया है, ठीक है, बट थोड़ा सा स्कोप उसका क्या कर दिया, नैरो कर दिया। तो आपने आर्टिकल 21 को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया कि ऑफिशियल्स का जो डेटा है, पर्सनल डेटा, जब तक बहुत ज्यादा बड़ी कंडीशन नहीं आती, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ब्लेटेंटली विजिबल नहीं होगा, तब तक उसको क्या नहीं किया जाएगा, पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, उनका पर्सनल है, पर्सनल ही रहेगा। तो राइट, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का क्या है सर, कॉन्फ्लिक्ट है। आ गया समझ में? तो कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पे आती है बातें। दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल, हमने काफी डिस्कस ही कर लिया इसको। चलो, सेकंड आर्टिकल इज योर आर्टिकल 142 एंड सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन ऑन द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। ठीक है सर, आर्टिकल 142 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, आर्टिकल 142 कहता है, देखिए हम जितने आर्टिकल अभी तक पढ़े हैं या जितने चीजों पे हमने डिस्कशन किया है, अप्रैल चल रहा है, चौथा महीना चल रहा है, आपने देखा होगा कम से कम 50 से 60% जितने इश्यूज हैं वो सुप्रीम कोर्ट से एसोसिएटेड है? तो होता क्या है ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट को करना है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो जब इरप्ट होके आते हैं बाहर, इंडियन पॉलिटी में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट होके आता है इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ या अधिकारों से जुड़ा हुआ, वो अल्टीमेटली चला जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और उनका इंटरप्रिटेशन जो भी हो, कुल मिला के वो इशू तो पिक्चर में आ गया है, तो उस इशू का जो पेरिफेरल नॉलेज है वो उस पर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के प्रोनाउंसिएशन हमारे यूपीएससी सिलेबस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज नॉट ऑलवेज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज अल्टीमेटली सेइंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑन व्हाट टॉपिक सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग। गेटिंग इट? इट्स नॉट व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग। नो डाउट सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किस टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है डायरेक्शन ऑन द गवर्नर और प्रेसिडेंट पे, तो कुछ ना कुछ तो होगा सर इसके अंदर। ठीक है, तो ये बात आ रही है आर्टिकल 142 पे। आर्टिकल 142 अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 142 इज अबाउट दैट सुप्रीम कोर्ट कैन गिव एनी डायरेक्शन if there is in its discretion it thinks to give or deliver the complete justice। अगर complete justice देना होता है, ठीक है, तो उसके लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, आर्टिकल 142 की। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर कंप्लीट जस्टिस देना होता है तो वो कुछ ना कुछ डायरेक्शन इशू कर सकता है। बहुत रेयरली यूज होता है आर्टिकल ये, बट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 142। हम इस पे बात करेंगे कि क्यों ये गवर्नर और प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। ये तमिलनाडु से भी जुड़ा हुआ आर्टिकल है सर। ठीक है, अभी बात करेंगे इस पे 142 पे। ठीक है, फिर थर्ड हम पढ़ेंगे आर्टिकल 355, यूनियंस ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट। आर्टिकल 355 आपने स्टैटिक क्लास में पढ़ा होगा सर। ठीक है, आर्टिकल 356 पता है आपको? इट इज द प्रेसिडेंट्स रूल, और स्टेट इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो होती है वो एक मीन है, वो क्या है, एक मीन है। मीन मतलब एक तरीका है स्टेट को प्रोटेक्ट करने का। राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में कब लगता है? जब आपको पता है कि राज्य के अंदर जो सरकार है वो या तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को हैंडल नहीं कर पा रही, या वो स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग चल नहीं पा रहा।
ऐसी परिस्थिति में गवर्नर की रिपोर्ट के बेस पे प्रेसिडेंट या सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो, लग जाता है सर। अभी तक आजाद भारत के इतिहास में 100 से ज्यादा बार लग चुका है अलग अलग राज्यों में। तो जो राज्य है, जो स्टेट है, उसको या तो वो इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं झेल पा रहा या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। आर्टिकल 355 जो है वो एक्चुअली 356 का प्रिकर्सर है। तो 356 मीन है और उसका जो वर्च्यू है वो 355 से निकल के आता है, समझे। 355 कहता है इट इज यूनियंस ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट। ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो राज्यों को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। और राज्यों को प्रोटेक्ट करना किससे, राज्यों को प्रोटेक्ट मोस्टली करना है आपको किससे, इंटरनल डिस्टर्बेंस से और इवन एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से। एग्जांपल के लिए अगर आपका कोई कोस्टल स्टेट है या बॉर्डर स्टेट है, ठीक है, एग्जांपल के लिए पंजाब है, कल को पंजाब की जो बॉर्डर, भाई बॉर्डर वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं है तो स्टेट के अंडर ही, तो उसकी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना और उसकी नेबरहुड में अगर किसी आउटसाइड कंट्री से अटैक हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, तो उस स्टेट को प्रोटेक्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनियन की। इवन अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए, राज्य के अंदर क्योस हो जाए, तो 356 को यूज करके वहां स्टेट इमरजेंसी लगाना भी किसकी ड्यूटी है, यूनियन की ड्यूटी है। समझ में आ रहा है। तो ये उससे जुड़ा आर्टिकल है, आर्टिकल 355। इस पे भी हम लोग बात अभी करने वाले। प्रेसिडेंट विदहोल्ड द असेंट टू द तमिलनाडु's नीट एग्जेम्पशन बिल। अब ये आप देखें सर, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से जुड़ा आर्टिकल है। प्रेसिडेंट्स विदहोल्ड द असेंट, विदहोल्डिंग असेंट का क्या मतलब होता है, रोक के रख लेना। और रोक के, विदहोल्ड का रियल मतलब तो है खत्म कर देना, विदहोल्ड का मतलब है वहां फेल हो गया सर मामला, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ जगह प्रेसिडेंट ने होल्ड किया, फेल हो जाएगा सर, ठीक है। और इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वीटो, हमने पहले भी बात करी थी। ये संवैधानिक एक तरीके की क्या है, वीटो। विदहोल्ड करने का मतलब है कि वो वहीं पे बिल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। टेक्निकली वो बिल वहां पे खत्म हो जाता है। प्रेसिडेंट विदहोल्ड द असेंट टू द तमिलनाडु's नीट एग्जेम्पशन बिल। तमिलनाडु ने एक बिल पास किया है जो कि प्रेसिडेंट ने विदहोल्ड किया है। इसका मतलब तमिलनाडु के गवर्नर ने उसको प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए रखा होगा। याद करो आर्टिकल 200 हमने आई थिंक फरवरी के करंट अफेयर्स में पढ़ा था, फरवरी का आई थिंक जनवरी के करंट अफेयर्स में पढ़ा था, है ना। पहला ही आर्टिकल यही था शायद, आर्टिकल 200 का, है ना। आर्टिकल 200 है ना। तो आर्टिकल 200 क्या कहता है, आर्टिकल 200 कहता है कि अगर स्टेट असेंबली कोई बिल पास करती है तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं, या तो वो एसेंट दे दे, या फिर वो विदहोल्ड कर ले, या तीसरा क्या है, रिटर्न कर दे अगर वो मनी बिल नहीं है, और चौथा है प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन। तो इस केस में तमिलनाडु की असेंबली ने एक बिल पास किया, और वो बिल था कि तमिलनाडु के अंदर जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सारे मेडिकल कॉलेजेस को हमें नीट के थ्रू क्या नहीं करना है, फिल नहीं करना है। बस हमारी नीट क्या है, नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है ना। तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो सीट्स होती है यूजी और पीजी की, वो नीट जो है एनटीए एग्जाम कराता है, उसके थ्रू क्या होती है, फिल होती है सर, होती है। इसमें क्या हो जाता है कि एक आपको इंटीग्रिटी मिल जाती है। इंटीग्रिटी मतलब नेशनल लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड है, नेशनल मेडिकल कमीशन जो होता है वो स्टैंडर्ड तय करता है, ठीक है। पेपर सेट से लेके पूरी मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो एक जैसा रहता है पूरे देश के अंदर, ठीक है। तो डॉक्टर्स जो हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं, है ना, और किसी तरीके का मिसमैच नहीं रहता है उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन में, है ना। इस पूरे देश में एक तरीके से एक एग्जाम के थ्रू आप ले रहे हो, और मेडिकल एजुकेशन भी नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो रेगुलेट कर रहा है पूरे देश के अंदर, ठीक है, कोई इशू नहीं होता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये देखा कि वहां पर बहुत ज्यादा एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, कि वहां की एजुकेशन सिस्टम थोड़ी अलग है ना, और जो सीबीएसई का सिस्टम है वो अलग है, मिसमैच उनमें हो रहा है, और उस मिसमैच की वजह से वहां के स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। अगर मैं फेडरल स्ट्रक्चर को भी देखूं तो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है। एजुकेशन किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में। आई थिंक 42nd अमेंडमेंट 1976 में एजुकेशन कंकरेंट में चला गया। तो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में, इसका मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बनाएंगे एजुकेशन पे, ठीक है। बट अगर सेंट्रल स्टेट दोनों ने बनाया, या स्टेट सेंट्रल ने पहले से बना रखा है, तो स्टेट उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए बिल नहीं ला सकता, ठीक है। पहली बात तो अगर सेंट्रल ऑलरेडी बना चुका है तो स्टेट नया बिल लाके उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, पहला। दूसरा, अगर दोनों ने साथ बना दिया तो सेंटर का प्रिवेल करेगा, ठीक है। और अगर स्टेट ने पहले से बना रखा है तो पार्लियामेंट उस पर बिल बना के उसको क्या कर सकती है, ओवरराइड कर सकती है। समझ में आ रहा है। कुल मिला के कंकरेंट लिस्ट के अंदर सीधा सीधा प्रिवेल कौन करेगा, पार्लियामेंट का कानून करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्योंकि पहले से डिसीजन लिया जा चुका है, अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बिल लाया और असेंबली ने पास किया कि तमिलनाडु के कॉलेजेस जो हैं
यहाँ पे अलग से एग्जाम कराया जाएगा स्टेट के कॉलेजेस को फिल करने के लिए, ताकि यहाँ के जो रीजनल बच्चे हैं उनको मेडिकल कॉलेज में मेडिकल में क्या हो सर एडमिशन हो उनका। अभी ये हो रहा है कि तमिलनाडु के लोकल बच्चे जो है वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से उनको कॉलेज मिल नहीं पा रहा। ठीक है, दिस इज व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग। तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पे हमको अलग चाहिए सर। पर ये बिल गया, गवर्नर ने इसको रख लिया, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। और स्टेट का ये मामला है, स्टेट ये कह रहा है कि जब कंकरेंट लिस्ट में है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है कि हम हमारे राज्य के बच्चों के लिए क्या करें सर, बेहतर क्या बोलते हैं ऐसी व्यवस्था स्टार्ट करें, ऐसा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अफर्मेटिव एक्शन लाए कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले सर। ठीक है, और इंटीग्रेटेड होने से तमिलनाडु के लोकल बच्चे जो है वो कम्पीट नहीं कर पा रहे, ये उनका रेशनल है। बिल प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने उसको क्या कर दिया सर, विद होल्ड कर दिया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको जो समझनी वो ये है कि अगर किसी गवर्नर ने कोई बिल किसी राज्य का प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए रखा है तो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन है। प्रेसिडेंट के पास पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट एसेंट दे दे। प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया तो फिर गवर्नर नीचे नहीं रोक सकता, वो एसेंट मिल गया मतलब पास। ठीक है, सेकंड है प्रेसिडेंट उसको वापस भेज दे। प्रेसिडेंट अगर वापस भेजेगा तो गवर्नर उसको वापस किसको देगा, असेंबली को देगा। असेंबली उसको उस पे वापस काम करके वापस किसको देगी, गवर्नर को। गवर्नर के थ्रू वापस कहाँ आएगा, प्रेसिडेंट। जनरल कंडीशन में क्या होता है कि कभी भी अगर गवर्नर बिल वापस भेजता है या प्रेसिडेंट वापस भेजता है बिल को, तो सेकंड टाइम जब वो बिल वापस आता है असेंबली से तो प्रेसिडेंट या गवर्नर को साइन करना कंपलसरी होता है। आपको ये इन जनरल पता होगा, पता है ना कि भाई एक बार जैसे पार्लियामेंट ने पास किया, प्रेसिडेंट के पास गया, एक बार प्रेसिडेंट रिटर्न भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए, पार्लियामेंट ने रिकंसिडर करके वापस भेज दिया तो फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करना कंपलसरी हो जाता है। ये एक ही बार, मतलब ये सस्पेंसिव वीटो लिमिटेड है, लिमिटेड सस्पेंसिव वीटो है। ठीक है, पर यहाँ पे केस अलग है। यहाँ पे केस कैसे अलग है कि अगर स्टेट ने पास किया है और गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए भेज दिया, प्रेसिडेंट ने उसको रिकंसिडर करने के लिए भेजा, तो गवर्नर वापस किसके पास भेजेगा, असेंबली के पास। असेंबली ने वापस रिकंसिडर करके वापस गवर्नर के पास भेज दिया, गवर्नर वापस किसके पास भेजेगा, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के ऊपर ये कंपल्शन नहीं है कि वो उस पर साइन करे, ध्यान रखना। तो प्रेसिडेंट के पास ये सस्पेंसिव वीटो है, वो लिमिटेड नहीं है, उसका जितनी बार मन हो उतनी बार वापस भेज सकता है। ये एक चीज का ध्यान रखना, टेक्निकल है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, पहली चीज तो ये। तो पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट के पास ये था जब तमिलनाडु वाला बिल गया उसके पास कि या तो प्रेसिडेंट साइन कर देता तो वो वहीं क्या बन जाता, एक्ट बन जाता। दूसरा ऑप्शन था कि वो क्या कर देता, उसको रिटर्न कर देता, रिटर्न करता तो वापस वो आ जाता, वापस आता तो वापस भेज सकता था उसका मन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन उसके पास है कि वो विदहोल्ड कर ले सर, क्या कर ले, विदहोल्ड। और विदहोल्ड करने का मतलब है कि नहीं भैया ये फेल है, ये बिल नहीं बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। और आगे नहीं बढ़ेगा का मतलब है कि उसने वहीं पे क्या कर दिया, उसको विदहोल्ड। विदहोल्ड का मतलब खत्म, और खत्म कर दिया तो अब ये बिल वहीं पे खत्म हो जाता है, अब ये बिल आगे बढ़ेगा ही नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब वो वापस गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर से वापस स्टेट पे चला जाएगा, कुछ नहीं, वो बिल खत्म हो गया वहां पे, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। गेटिंग इट। चौथा ऑप्शन यही है कि प्रेसिडेंट उस पर इंडेफिनेटली बैठ जाए, कोई डिसीजन ही नहीं ले। ठीक है, ये काइंड ऑफ पॉकेट वीटो हो गया एक तरीके से कि वो उस पर डिसीजन ही नहीं ले रहा है। डिसीजन नहीं लेना इज इक्वल अमाउंट ऑफ द विदहोल्डिंग। ठीक है, अगर डिसीजन ले ही नहीं रहे हो लंबे समय तक, 2 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो अल्टीमेटली आप विदहोल्ड ही करके बैठे हो, उस पर कोई डिसीजन आने वाला नहीं है सर। समझ में आ रहा है। तो ये तमिलनाडु वाले बिल पे अल्टीमेटली जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने उसको विदहोल्ड कर दिया, मतलब वो बिल आगे बढ़ा नहीं, तो तमिलनाडु वाला वो बिल पास हुआ नहीं। समझ में आ गया सर। नीट और जेई आई होप आप जानते हैं दोनों एग्जाम, है ना। जेई 2 बार होता है साल में, जेई मेंस 2 बार होता है ना, और एडवांस एक ही बार होता है। और जेई का एग्जाम कौन करवाता है, जेई मेंस का एग्जाम कौन कराता है, जेई मेंस का एग्जाम तो एनटीए कराता है एज फार एज माय नॉलेज मेंस, बट जेई एडवांस जो होता है वो आईआईटी कराती है, कोई पर्टिकुलर एक आईआईटी कराती है, रोटेशन बेस पे होता है। ठीक है, और जेई के एग्जाम में किसी तरीके का आपका स्कूल 12th में कितने मार्क्स है वो कंसीडर नहीं होते सर। ठीक है, बट जेई के लिए इंपॉर्टेंट है कि जेई देने के लिए आपका 12th के अंदर 75% कंपल्सरी है होना, 75%। मतलब 75% से कम होगा तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें डज इट मेक एनी सेंस, हाँ डज इट मेक एनी सेंस। ठीक है, मतलब ये वो वाली बात है कि हाँ ठीक है, मतलब हाँ दे दो, मतलब पर होगा कुछ नहीं, है ना।
नहीं तो वो तो सेंस नहीं बनता ना, आप एग्जाम दे रहे हो बट आगे सीट नहीं मिलेगी तो डजंट मैटर, ठीक है, मेरे को मतलब नहीं है। पॉइंट एक 75% का क्राइटेरिया है। अब ये क्राइटेरिया भी इशू हो जाता है कई बार, क्योंकि कई सारे जैसे सीबीएसई की मार्किंग जो होती है वो थोड़ी सी रिलेवेंटली कहा जाता है कि थोड़ी सी स्मूथ रहती है। तो 75% गेटिंग 75% मार्क्स इन द सीबीएसई इज रिलेटिवली इजी। ओके, 99% वाले बच्चे पता चल रहा है, समझ रहे हो, 99% वाले बच्चे चेक कर रहे हैं पूरे इंडिया में, पता चल रहा है 50-60 हजार बच्चे 99% वाले हो गए, है ना, इतने बच्चे हो जाते हैं तो इजी हो जाता है। बट स्टेट्स बोर्ड जो होते हैं, कई सारे स्टेट बोर्ड की बहुत डिफिकल्ट मार्किंग होती है और उनमें परसेंटेज इतने ज्यादा बनते नहीं है, ठीक है। अब जब परसेंटेज इतने ज्यादा नहीं बन रहे तो 12th में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे टैलेंटेड बच्चे भी होते हैं बट परसेंटेज 74, 72, 70 पे रह गए, तो वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं कि उस क्राइटेरिया को, थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पा रहे। ये भी एक इरेगुलरिटी देखने को कभी कभी मिलती है। तो फिर स्टेट्स बोर्ड ने शायद कुछ किया होगा इस तरीके का कि नहीं यार ये तो फिर हमारे यहाँ के बच्चे जेई नहीं कर पाएंगे, तो फिर थोड़ा सा स्मूथ रखो यार मार्क्स, थोड़ा सा आराम से, है ना। भाई एक समय था जब 70%, 72% पे तो ऑल स्टेट में रैंक आ जाती थी, नंबर 1, है ना, आती थी, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आप थोड़ा सा 10-12 साल 15 साल पीछे चले जाओ, जाती थी सर, ठीक है। स्टेट बोर्ड्स की बात करें, राजस्थान बोर्ड की मैं बात करता हूँ, राजस्थान बोर्ड में ऐसा ही था। व्हेन आई, मतलब जब मैं पास हुआ 12th में, उस समय जो फर्स्ट रैंक थी स्टेट के अंदर उसके शायद 91% थे। उसके पहले वाली रैंक्स में देख रहा हूँ, जब मेरे भैया पास किए थे तो वो 88 है ना। और जिस स्कूल में हम पढ़ते थे उस स्कूल का बोर्ड देख रहे हैं पुराना, तो पीछे पीछे जो फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक का नाम लिखा रहता है ना, तो पीछे रैंक देख रहा हूँ तो 1990-92 की रैंक देख रहा हूँ, तो वहाँ पे समझ रहे हो 62-63% पे भी बढ़िया बढ़िया रैंक थी। अभी तो पता नहीं बटने लग गए इतने नंबर, है ना, 99% लाके एकदम बाहुबली बन जाते हैं सब लोग, अरे तोड़ फोड़ कर दिया हमने, है ना। तो थोड़ा सा होना चाहिए, कम होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए। पर ठीक है, मतलब एनोमलीज समझ आ रही है, इस तरीके के इश्यूज देखने में। नीट के साथ भी है, नीट का एक ही पेपर होता है, नीट का एक ही पेपर होता है ना, नीट में कोई मेंस और एडवांस का चक्कर नहीं है ना। जेई में आप अगर मेंस क्लियर कर लेते हो तो आपको आईआईटीज और ट्रिपल आईटीज की सीट्स मिलती है, एडवांस, है ना, एनआईटी, सॉरी आईआईटी नहीं एनआईटी मिलती है, एनआईटी और ट्रिपल आईटीज मिलती है ना। और मेंस के बाद, मेंस क्लियर करने वालों को ही एडवांस लिखना मिलता है, और एडवांस थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। एडवांस जो हो जाते हैं वो उनको आईआईटी क्लियर होता है, ठीक है। ये है, ये अभी आई थिंक कितने 5-6 साल हुए इस सिस्टम को बने हुए, है ना। पहले सिस्टम अलग अलग था, पहले एनआईटीज के लिए AIEEE का एग्जाम ऑल टुगेदर अलग होता था, है ना, और आईआईटीज के लिए आईआईटी का अलग एग्जाम होता था, स्टेट के लिए स्टेट पीईटी का एग्जाम अलग होता था। अभी सब कंबाइंड हो गया है, ठीक है, अच्छा है, कंबाइंड होना चाहिए, इट्स गुड। कुछ फ्लॉज भी है इसके, समझ आए। तो ये वाला इशू है सर। नीट में कितना 720 नंबर का आई थिंक पेपर होता है ना, 180 क्वेश्चन होते हैं, 180 क्वेश्चन होते हैं ना, 180 क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, -1 एक क्वेश्चन गलत करने पे होता है। 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स एंड 90 क्वेश्चन बायोलॉजी, ये होता है ना, 720 का टोटल पेपर होता है। तो इस बेस पे आपको यूजी में कॉलेज अलॉट होता है। उसमें भी ये, उसमें क्राइटेरिया थोड़ा कम है, उसमें आई थिंक 55% या 60% है 12th में, है ना, 60 है ना, हाँ। जेई में ज्यादा है, जेई में 75 है और नीट में 60% के आसपास है, अलग अलग क्राइटेरिया बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में है। तो ये प्रेसिडेंट विद होल्डिंग द एसेंट वाली बात है। एंटी डिफेक्शन लॉ एंड स्पीकर्स इन एक्शन। एंटी डिफेक्शन लॉ जानते हैं, ठीक है। एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदल कानून, ठीक है। दल बदल कानून में क्या होता है ना कि अगर आप किसी एक पार्टी के टिकट पे इलेक्शन जीतते हैं, जैसे बीजेपी की सीट पे इलेक्शन जीता, और अगर आप बीजेपी की सीट पे इलेक्शन जीतने के बाद एमएलए बन गए और एमएलए बन के फिर 6 महीने बाद कांग्रेस में चले गए, तो फिर आपकी जो सीट होती है वो आप एमएलए कंटिन्यू रह नहीं पाते, एमएलए एमपी जो भी आप हैं नहीं रह पाएंगे। मतलब आप जिस पार्टी से इलेक्ट हुए हैं उसी पार्टी में कंटिन्यू रह सकते हैं। अगर आप पार्टी छोड़ते हैं तो आपकी जो सीट है वो भी, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा सर। ये है दल बदल कानून। भारत में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था सर, ठीक है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है। और इसी समय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल 10 भी ऐड हुआ था, 10वां शेड्यूल, ठीक है, उसके अंदर ये आया था। इसके अंदर एक बार अमेंडमेंट भी हुआ है बाद में, अमेंडमेंट पे भी अपन बात करेंगे।
और क्या कंडीशन है एंटी डिफेक्शन की, उस पर भी बात करेंगे। केस अभी ये जो बात हो रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ एंड स्पीकर्स इन एक्शन, इसमें क्या होता है कि अगर जैसे एग्जांपल के लिए ये छत्तीसगढ़ की विधानसभा है, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में एक एमएलए है जो कि कांग्रेस की सीट से क्या हुआ है, जीता है चुनाव। कांग्रेस की सीट से चुनाव जीतने के बाद 3-4 महीने बाद उसने ये देखा कि यार मजा नहीं आ रहा है, और वो देख रहा है कि यार बीजेपी मेजोरिटी में है, सरकार बनी हुई है, एक काम करता हूँ बीजेपी में चला जाता हूँ। वो अगर बीजेपी में चला गया तो उसकी जो सीट है जहां से वो एमएलए है, अब यहाँ पे ये है कि ये ना ऑटोमेटिक नहीं होता है, मतलब जैसे ही उसने कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करी वो अपने आप सस्पेंड हो जाएगा या उसकी सीट खाली हो जाएगी, ऐसा नहीं, इसकी प्रक्रिया है। और प्रक्रिया ये है कि उस व्यक्ति के खिलाफ उसकी जो पार्टी होती है, जैसे कांग्रेस का पर्सन है बीजेपी में गया है, तो कांग्रेस पार्टी जो होती है उसका हर सदन के अंदर उनका एक विप होता है। विप का मतलब होता है वो पर्सन जो पार्टी का डिसिप्लिन मेंटेन करता है, वो एमएलए ही होता है एक, ठीक है, एमएलए या केंद्र में तो एमपी होगा सर। तो वो जो उस पार्टी का जो विप होता है वो विप कंप्लेंट करता है किसको, स्पीकर को, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जो स्पीकर होंगे विधानसभा के उनको कंप्लेंट करेगा पार्टी का विप, और केंद्र में है तो आप समझ पाओ, ठीक है, आप रेफरेंस समझ जाओ, केंद्र में है तो लोकसभा स्पीकर, उसको वो क्या करेगा, कंप्लेंट करेगा। वो बोलेगा कि भैया इस व्यक्ति ने हमारी टिकट पे लड़ा है और ये इनडिसिप्लिन में है, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे में चला गया, इस व्यक्ति को आप एंटी डिफेक्शन एक्ट 1985 के अंडर क्या करो सर, डिस्क्वालीफाई करो, ठीक है। हम किसी और व्यक्ति को, वो सीट खाली होगी, हमारे व्यक्ति को वापस चुनाव लड़ाएंगे, वो जीतेगा, ठीक है। ये तो आप कहते हो किसको, स्पीकर को। अब स्पीकर जो होता है उसी को निर्णय लेना होता है कि भैया वो डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं, ठीक है। वास्तविकता में स्पीकर का कोई निर्णय नहीं होता है, अगर बोल दिया है कि वो करना है तो स्पीकर को करना ही है। फिर संगारे अगर दिख रहा है कि पार्टी चेंज किया है तो एंटी डिफेक्शन लॉ तो कहता है पार्टी चेंज किया है, सब क्लॉज फुलफिल हो रहे हैं तो डिस्क्वालीफाई करो सर उसको, इतना सा है। अब होता क्या है कि एंटी डिफेक्शन एक्ट के अंदर कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है कि कितने समय के अंदर स्पीकर को यह डिसीजन लेना है, मतलब ये तो बड़ा फ्लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी कानून में जब भी कोई फ्लॉ होता है आप कहां पहुंचते हो, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अल्टीमेटली चीज कहां चली गई, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट तो अभी शुरू से ही कंटिन्यू क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को पोक कर ही रहा है कि भैया इसमें भी आप क्या करो, टाइम अभी थोड़े दिन, अभी आपको फरवरी का केस आपको पता होगा, उसके अंदर तमिलनाडु असेंबली के जो तमिलनाडु के जो गवर्नर है उन्होंने बहुत सारे बिल्स जो है वो उनको क्या कर रखा है, डिसीजन नहीं लिया है उनपे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना सर, इसी अप्रैल के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 अप्रैल को कि भैया आप डिसीजन ले टाइमली। सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन भी बता दी। अभी अपन ने जो पढ़ा था ना प्रीवियस वाला फरवरी वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन नहीं बताई थी, बट अभी अप्रैल के अंदर इसके अंदर आएगा। इसमें तो आर्टिकल नहीं है वो, बट मैं ओरली बता देता हूँ कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन बताई अलग अलग केसेस की, इसमें 1 महीने में डिसीजन लो, इसमें 2 महीने में लो, बताया है। ये टाइमलाइन बता दी, थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड पे चला गया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो उसमें भी टाइमलाइन नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बताई, तो एंटी डिफेक्शन वाले में भी टाइमलाइन नहीं थी, तो ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास। अब हुआ ये कि ये किस बारे में गया, क्यों गया ये, मतलब ये गया तेलंगाना के केस में। तेलंगाना के अंदर अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ठीक है। कुछ जो बीआरएस है, भारत राष्ट्र समिति आपने सुना होगा, बीआरएस जो है, सी चंद्रशेखर राव जो है, जो पहले मुख्यमंत्री थे बीआरएस, पहले वो टीआरएस थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसका नाम चेंज करके बीआरएस भारत राष्ट्र समिति किया, ठीक है। टीआरएस बीआरएस बन गई, सी चंद्रशेखर राव जो उसके सीएम थे पहले, उनकी पार्टी के कुछ एमएलए जो हैं उन्होंने चुनाव जीतने के बाद पार्टी चेंज कर ली और कांग्रेस में चले गए, ठीक है। अब उनकी पार्टी के विप ने शिकायत करी किसको, स्पीकर को। अब स्पीकर यूजुअली आता है उस पार्टी से जिस पार्टी की सरकार होती है, तो वहां जो स्पीकर है वो चुनाव हुए 2 साल हो गए, उस पे अभी तक एकदम इनएक्टिव हो गए हैं सर, और 2 साल 1.5 साल के ड्यूरेशन में भी उन्होंने अभी तक उन लोगों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया। अब डिस्क्वालीफाई नहीं किया तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या है, जब अगर वो पार्टी छोड़ के दूसरे में गए हैं तो फिर स्पीकर को क्विकली डिसीजन लेके डिस्क्वालीफाई करना था, उन सीट्स पे वापस चुनाव होता, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी है, और पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोग पार्टी को वोट करते हैं, कैंडिडेट को नहीं करते, ठीक है। पार्टी की आइडियोलॉजी पे वोट की जाती है। तो अगर कोई पर्सन कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे चुनाव जीता है और अगर वो बाद में बीजेपी में चला जा रहा है, इसका मतलब तो ये तो जनता के साथ गुमराह करने, धोखा देना हो गया ना, कि भाई मैं इस जनता ने कांग्रेस की विचारधारा को चुना और आप छोड़ के बीजेपी में चले गए, या फिर जनता ने बीजेपी वाले को चुना है और
आप बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए, तो अगर आप जीतने के बाद अपना दल बदल रहे हो तो वो तो लोकतंत्र के हित में नहीं है सर। ठीक है, तो लंबे समय से 1.5-2 साल से अगर स्पीकर डिसीजन नहीं ले रहे तो फिर वो लोकतंत्र के हित में नहीं है सर। दैट इज द रॉन्ग प्रोपोजिशन। उसी पे बात हुई, उसी पे ये केस है सर। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया आप लंबे समय तक केसेस पे बैठे नहीं रह सकते। देन फिर आता है फिस्कल फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट फंड डिस्प्यूट। फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है सर? राजकोषीय संघवाद। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? संघवाद। संघवाद मतलब मोर देन वन सेंटर ऑफ पावर। इंडिया फेडरल कंट्री है, सेंट्रल भी है और स्टेट भी है हमारा। फेडरलिज्म हम जानते हैं सर। अब आता है फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म में ये होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में किस तरीके का फिस्कल रिश्ता है। फिस्कल का मतलब है राजकोषीय। राजकोषीय का मतलब यूजुअली टैक्स बेस्ड रिश्ता, कि कितना टैक्स सेंटर से स्टेट को जाने वाला है, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिन पे सेंटर टैक्स ले सकता है, कौन से इश्यूज है जिन पे स्टेट टैक्स ले सकता है। ठीक है, तो ये जो सेंटर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन है, यही फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, कितनी ग्रांट्स जो है वो स्टेट सेंटर स्टेट को देने वाला है। ठीक है, इस तरीके की बातें। कई हद तक स्टेट गवर्नमेंट्स की जो डिपेंडेंस होती है वो किसके ऊपर होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होती है, फंड के लिए होती है सर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म हमारे पास फाइनेंस कमीशन का है, हमने बात करी थी। फाइनेंस कमीशन बताता है वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। यहाँ पे बात है कि ये जो फिस्कल फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट फंड डिस्प्यूट, अब ये फंड डिस्प्यूट में क्या है ना कि कई बार क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को फंड रिलीज करने में कई बार प्रोसीजरल हर्डल या किसी और वजह से समय लगा देती है। समझ में आ रहा है भाई? फंड रिलीज होते, छोटे फंड नहीं होते, बड़े फंड होते हैं। कई बार प्रोसीजरल और क्लियरेंस होने में समय लगता है, तो सेंटर से समय लग जाता है। कई बार प्रोसीजरल हर्डल की वजह से हो जाता है और कई बार पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की वजह से हो जाता है कि केंद्र में जो सरकार है उसकी आइडियोलॉजी अलग है, राज्य की सरकार की आइडियोलॉजी अलग है। नॉर्मली तब होता है जब दोनों जगह डिफरेंट पार्टीज की गवर्नमेंट होती है। तो ऐसे कंडीशन में सेंटर जो है वो कई बार चीजें हॉल्ट करवाने के लिए या थोड़ा डिले करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को और डिले करने के लिए, उनकी गवर्नेंस को डिसरप्ट करने के लिए, इनडायरेक्ट प्रेशर डालने के लिए, टू फॉल इन लाइन, वो क्या करते हैं? फंड्स का रिलीज थोड़ा स्लो करते हैं। ठीक है, और यही एलिगेशन तमिलनाडु ने रिसेंटली लगाया है कि भैया सेंटर जो है हमारे यहाँ जो मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर जो फंडिंग है उस फंडिंग को बहुत डिले कर रहा है, स्लो कर दिया है सर, और उस वजह से हमारे यहाँ पे कामकाज हो नहीं पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन का। ठीक है सर, चले, दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो दीज आर द 6 आर्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ऑल्दो हम काफी इनको डिस्कस कर लिए। ठीक है, इनको समझ लेते जल्दी से कि इनके अंदर लिखा हुआ क्या है। चले, समझ आ गया सारा? चलो, फर्स्ट इज द आरटीआई वर्सेस द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। ये जो एक्ट है ये 2023 में पास हुआ सर। कब पास हुआ है? 2023 में। इसको ड्रैकोनियन बोला है सर गौरव गोगोई ने। गौरव गोगोई कौन है सर? ये सांसद है कांग्रेस के, ठीक है, लोकसभा में। इन्होंने बोला है कि भैया ये ड्रैकोनियन है सर, ठीक है, इसका मिसयूज होगा और ये गवर्नेंस को कहीं ना कहीं बैक ट्रैक कर रहा है, पीछे ले जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी को कम कर रहा है। हमको इसको क्या करना चाहिए? बदलाव करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो न्यू लेजिस्लेशन डाइल्यूट्स द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। बताया शुरू में ना, दो चीजें हैं यहाँ पे। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19, और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन इसका मतलब आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, तो दो आर्टिकल यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में है, तो इसने आरटीआई एक्ट को डाइल्यूट कर दिया सर, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन विच फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 19(1) सर, आरटीआई इसी से निकल रहा है सर। और राइट टू प्राइवेसी जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द केस पुट्टास्वामी केस आर्टिकल 21। दो चीजों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को करना है क्या है? अपने को क्या बनाना है सर? बैलेंस बनाना है, आरटीआई एक्ट और प्राइवेसी। ठीक है, तराजू दिख रहा है ना? ये आरटीआई एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी के बीच में एक संतुलन बनाना है आपको कि आपको ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है। ठीक है, सो द बैलेंस बिटवीन द ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस एंड द इंडिविजुअल प्राइवेसी। गवर्नेंस में भी तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए ना आपको, है ना भाई? कई सारे ब्यूरोक्रेट्स या ऑफिशियल्स ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, और ये अगर पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है तो कहीं ना हो सकता है कहीं अंदर ही अंदर कुछ सांठगांठ चल रही होगी और लोगों को जानकारी नहीं मिल रही है ना? लोगों को जानकारी मिलेगी तो लोग क्वेश्चन रेज करेंगे कि भैया इस तरीके का है ना? लोग क्वेश्चन रेज करेंगे कि इनकी संपत्ति की जांच हो या इस तरीके का कुछ हो। बहुत मल्टीपल चीजें, हम तो सिर्फ संपत्ति की बात करें, और भी कुछ हो सकता है। ठीक,
लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट वो चालू है क्या? उसको चालू करवा देंगे, थोड़ा सा उनको इशारा कर दीजिए, कर देंगे वो। थोड़ा सा गर्मी का एहसास होता है ना, ज्यादा ही हो रहा है दिन में तो। हाँ, व्हाट चेंज्ड विद द डीपीडीपी एक्ट, ठीक है, डीपी एक्ट में चेंज किया हुआ है ये आरटीआई का जो सेक्शन 81J है, ठीक है, अलाउड डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके डीपीडीपी के आने के पहले की बात कर रहे हैं कि पहले क्या हो रहा था, आरटीआई सेक्शन जो है वो दो क्रिटिकल कंडीशन पे इंफॉर्मेशन रिवील करवाता था। वो दो क्रिटिकल कंडीशन क्या थी? व्हेन इंफॉर्मेशन हैड अ रिलेशनशिप टू पब्लिक एक्टिविटी, अगर पब्लिक एक्टिविटी से संबंध है किसी ऑफिशियल्स के पर्सनल डेटा का तो रिवील करवाएंगे सर। या फिर व्हेन डिस्क्लोजर वाज जस्टिफाइड इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो क्या करेंगे सर, पर्सनल जो डेटा होगा उसको भी क्या है, बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनेबल सिटीजन्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक सर्वेंट्स assets, educational qualification and conduct forming the backbone of the transparency in the governance। तो इस वाले पर्टिकुलर क्लॉज की वजह से ट्रांसपेरेंसी बन रही थी सर, गवर्नेंस बन रही थी। अब आफ्टर डीपीडीपी ये 2023 में अमेंडमेंट जो किया उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर ये हुआ सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन, पर्सनल डेटा इज नाउ exempt फ्रॉम डिस्क्लोजर if it relates to an individual and has no relation to public activity or interest। उसमें भी लिखा हुआ था कि पब्लिक एक्टिविटी से जुड़ा होगा तभी बाहर आएगा। ये कह रहा है पर्सनल डेटा पब्लिक एक्टिविटी से जुड़ा नहीं होगा तो नहीं बाहर आएगा। बात दोनों एक जैसी है, बस इसने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, माइल्ड कर दिया, नैरो किया। मैंने बताया था ना अपन ने बात की शुरू में कि बिल्कुल हटाया नहीं है कि आ ही नहीं सकता बाहर, इसने सिर्फ उसके स्कोप को थोड़ा क्या कर दिया, नैरो कर दिया। द स्कोप ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ओवर राइट्स हैज बीन सब्सटेंशियली नैरोड। पहले क्या हो रहा था कि पर्सनल प्राइवेसी जो थी वो उसको क्या करते थे सर, उसको थोड़ा सा बैक ट्रैक माना हुआ था और फ्रंट में कौन थी सर, गवर्नेंस थी, ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस। अभी क्या हो गया, प्राइवेसी आगे आ गई है, गवर्नेंस कहाँ चली गई है, थोड़ी सी पीछे चली गई है, मतलब थोड़ा सा उसके स्कोप को नैरो कर दिया इंफॉर्मेशन को। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक ऑफिशियल हैज बिकम मोर रिस्ट्रिक्टिव। अब पब्लिक ऑफिशियल्स की इंफॉर्मेशन निकालना पर्सनल क्या है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव हो गया, मुश्किल हो गया सर, समझ आ रहा है? This amendment fundamentally alter the balance between transparency and privacy। ठीक है सर, तो आई होप आर्टिकल आपको चमक गया है कि ये किस बारे में, हम शुरू में ही बात कर ली इस पे। अमेंडमेंट डजंट कंप्लीटली एलिमिनेट डिस्क्लोजर, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया डिस्क्लोजर को, सिर्फ उसके स्कोप को क्या कर दिया है, नैरो किया है। Why is the amendment controversial? क्या क्यों कंट्रोवर्शियल है? क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, वीकन्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को कम करता है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, जो हो रहा है दिखना चाहिए, है ना। अब अगर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है और उनके पर्सनल डेटा, पर्सनल एसेट्स वगैरह लोगों की नजरों में नहीं है तो हो सकता है अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ चल रही होगी गवर्नेंस के अंदर, संभावना है। तो वो कह रहा है कि भाई ट्रांसपेरेंसी को वीक कर रहा है ये, और अकाउंटेबिलिटी को भी क्या कर रहा है, कमजोरी कर रहा है सर। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। ठीक है, तुम भाई पब्लिक सर्वेंट हो, अब होता क्या है ना, किसी पब्लिक सर्वेंट के पास 800 करोड़ की प्रॉपर्टी है फॉर एग्जाम्पल, वो 800 करोड़ की प्रॉपर्टी तब तक सामने नहीं आएगी या तब तक इस पे कुछ पता नहीं चलेगा जब तक कि कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसके ऊपर रेड ना करे, सही। तो वो तो अंदर भाई वो भी ऑफिशियल है, सब ऑफिशियल है, तो ये तो पूरा का पूरा डोमेन ही अलग है। एक तरफ जनता है, एक तरफ गवर्नेंस के पिलर्स हैं सर। तो गवर्नेंस के पिलर्स के बीच में क्या हो रहा है, यही तो जानने का अधिकार है जनता को। बात सुना रही है? अब गवर्नेंस के पिलर्स ही गवर्नेंस के पिलर्स को चेक करते हैं। हमको पता है चेक्स एंड बैलेंसेस हैं इंडिया में, है एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्गन्स एडमिनिस्ट्रेशन को ही चेक करते हैं सर। बट जनता कहाँ है इसके अंदर, पास में आ रही? जनता को भी तो इन्फॉर्मेशन होना है, क्या पता सब चोर चोर मोसेरे भाई, ऊपर कुछ अलग खेल चल रहा है जनता को पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विद द पीपल, गेटिंग इट। जैसे एग्जांपल के लिए जो आप एक बहुत इसमें बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुआ था, एडीआर का केस है, ठीक है, एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, सॉरी, एक एनजीओ है, वो ना इलेक्टोरल और इन सारी चीजों पे ही काम करता है। उसने केस दर्ज किया था
उसके केस के अंदर 2005 में आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी पर्सन एमएलए, एमपी, विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, वो व्यक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक एफिडेविट देगा। इस एफिडेविट के अंदर वो बताएगा कि उसकी खुद की संपत्ति कितनी है, वो अपनी निजी संपत्ति बताएगा, वो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड बताएगा, उसके मूवेबल इमूवेबल एसेट सब बताएगा सर वो। ठीक है, तो अभी आप जितने भी आपके 545 जो आपके लोकसभा के एमपीज हैं, ठीक है, या आपके सारे एमएलएज हैं, इन सारे एमएलएज एमपीज का अगर आपको ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाओ, उनका एफिडेविट वहां अवेलेबल रहता है। तो आप आज भी जान सकते हो कि किसके पास कितनी संपत्ति है, और ये गलत जानकारी अगर देते हो तो आपकी सीट से डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो आप सर। हाँ, but if you will provide wrong information to ECI, then under the Representation of People Act you can be disqualified. हाँ, लूप देखिए, लूप होल्स तो रहेंगे, ठीक है भाई, वो क्या, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है, तो धीरे धीरे होगा सब, एकदम से मतलब एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, रूल्स आर देयर, होते हैं, ठीक है, एटलीस्ट आपको पता तो चल रहा है। वो देखो, मूवेबल इमूवेबल एसेट तो वो सही बताएगा, गलत बताएगा नहीं, उसको पता है कि गलत बताने पे क्या होगा सर। पर तक इंपॉर्टेंट ये है कि जनता को ये चीज पता तो चल रही है, बट लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स का कल्चर आना चाहिए। लोगों के अंदर ये समझ आनी चाहिए कि वो बंदा 800 करोड़ रुपए का एसेट लेके बैठा है ना, और कल को वहां पे समझ रहे हो चमेली का तेल बेचता था, और एक 5 साल के अंदर वो 800 करोड़ का एसेट लेके बैठा है, तो कहाँ से लाया वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है क्या, पहले वो गन्ने का जूस निकालता था, अब वो एमपी बन गया, वो पूरे शहर का जूस निकाल रहा है सर, तेल निकाल रहा है पूरे शहर का, तो कैसे कर ले रहा है वो। और तकलीफ ये है कि लोग जो है ना, बाहुबली वाला कल्चर है भारत के अंदर, है ना, क्यों क्रिमिनल 45% लोकसभा के अंदर करीब करीब जो एमपीज हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और ये उन्होंने खुद बताया कि हम पर है उसी एडीआर केस के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है, ईसीआई की गाइडलाइन है, आपको खुद बताना पड़ता है कि आप पे कितने केस हुए हैं, है ना। पढ़े लिखे लोग चुनाव हार जाते हैं, जो बाहुबली वो जेल से चुनाव लड़के जीत जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, है ना। तो लोगों की वो समझ कर, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम लीडर्स के लिए लड़ना बंद करें। आज लोग सड़क के लिए नहीं लड़ रहे, आज लोग डेवलपमेंट के लिए नहीं लड़ रहे, आज लोग एजुकेशन के लिए नहीं लड़ रहे, आज लोग विकास के लिए नहीं लड़ रहे, आज लोग अपने अपने लीडर्स के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, कि ये मेरा लीडर ये बनना चाहिए, यही जीतेगा। ठीक है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, उस पर बात नहीं होती। ठीक है, इलेक्शंस के अंदर जो डिस्कोर्स होना चाहिए डेमोक्रेसी में, वो इस बात पे होना चाहिए कि इन जो प्रीवियस क्रेडेंशियल्स थे डेवलपमेंट के, अभी जो क्रेडेंशियल है उसमें हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं सर, है ना। आम आदमी की जिंदगी में क्या परिवर्तन आया आपके और मेरे जीवन में। ठीक है, अब आप देखोगे कि मल्टीपल टीयर्स हैं गवर्नेंस के इंडिया में, है 3 टीयर्स हैं सर। पंचायती राज का है आपके पास, उसके ऊपर जाओगे तो आपके पास स्टेट का है, उसके बाद सेंटर का है, और तीनों के इशू अलग अलग है सर, है ना। सेंट्रल का लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो उस समय इलेक्शंस जो है वो नेशनल डिफेंस, ठीक है, और आपका जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी उसका पार्ट होना चाहिए सर। ठीक है, एफडीआई पे बात होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए सर। ठीक है, स्टेट का इलेक्शन हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर पे बात होनी चाहिए सर, लैंड रिफॉर्म पे बात होनी चाहिए सर, है ना, इन सब चीजों पे बात होनी चाहिए। जब आप और बॉटम लेवल पे जा रहे हो तो वहां पे आपको पता है कि बेसिक सिविक एमिनिटीज पे बात होनी चाहिए सर, है ना। इस पे कोई बात करता नहीं है सर, और अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म थोड़ा मिसिंग है। लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी 5 साल में एक बार होती है, विच इज नॉट अ वेरी राइट थिंग टू से। इसको थोड़ा और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज करें तो लीडर से सवाल पूछिए। लीडर से तो डरते हैं लोग, एमएलए साहब हो जाता है, एमएलए बनने के बाद पहले हाथ जोड़ के रखते हैं, बाद में तो साहब हो जाते हैं, है ना। तो आप अपनी समस्याएं जब तक अपने जनप्रतिनिधि के साथ खुले तौर पर अगर मुंह पे बता नहीं पा रहे हो, तो फिर वो लोकतंत्र बहुत ज्यादा सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी नहीं है, उसको बोलते हैं, है ना। उस तरीके का लोकतंत्र नहीं है कि जहां समस्या अपनी बता पाए। आप देखोगे कि पंचायत का चुनाव हो रहा है, उसके अंदर राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो रही है, उसके अंदर धर्म की बात हो रही है ना। पंचायत के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो रही है ना। तो ये थोड़ा सा, ये जो एक डेमोक्रेटिक अवेयरनेस जो है ना लोगों के अंदर, डेमोक्रेटिक सोशलाइजेशन, उसकी थोड़ी कमी है देश में, वो आना चाहिए, है ना। अब आप सिंपल देखो कि म्यूनिसिपैलिटी की बात हो रही है, अब म्यूनिसिपैलिटी में आपको पता है कि आपके मोहल्ले के अंदर देख रहे हो कि नालियां पूरी जाम हो रही है सर, है ना, नाली जाम है, वो बंद है, वहां पे मच्छर आ रहे हैं, 50 चीज हो रही है।
पर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो पार्षद सामने ही खड़ा है, उसको बोल दो। ठीक है, बात समझ रही? 90% लोग पार्षद को जाके बोल नहीं पा रहे कि भैया ये नाली ठीक करा दो, नहीं बोल पा रहे। ठीक है, और उसके पीछे कारण क्या है पता है? क्योंकि लोग जो हैं उसमें से खुद लोग 90% लोग खुद करप्ट हैं। उन्होंने खुद क्या कर रखा है? बहुत सारा चीज गलत कर रखा है। ठीक है, मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में अगर आप आके देखेंगे तो अगर 20 फीट की सड़क है, उस 20 फीट की सड़क में से 5-5 फीट तो सबने बाहर निकाल के अपना अपना गार्डन बना के वहां पे घेराबंदी कर रखी है ना, और फिर जाने की जगह नहीं रहती। अब जो नाली है उस नाली के ऊपर आपने उस नाली को बंद करके वहां अपना गार्डन बना दिया। तो अब अगर जो नाली क्लीन करने वाला आएगा, ठीक है, वो जल पर ही तो है नहीं जो अंदर घुस के नाली साफ करेगा, उसको जगह चाहिए ना भैया, है ना। अब तकलीफ ये है कि मैं कह रहा हूं कि भैया ये नालियां साफ नहीं हो रही है, तो मैं देखता हूं नाली साफ क्यों नहीं हो रही है। 2 कारण, पहला करने वाला नहीं है, दूसरा करने वाला आ भी जाएगा तो करेगा कैसे? आपने तो क्या कर रखा है सर, उसके ऊपर अपना गार्डन बना रखा है, और एक ने बनाया, 2 ने बनाया, 3 ने बनाया, सब ने बना दिया। ठीक है, अब जो 20 फीट की सड़क है वो ऑलरेडी आप 5-5 फीट तो अंदर ले लिए, अब जो 10 फीट बचा उसमें भी आप कारें पार्क कर देते हो अपनी, है ना। तो बाकी जो लोग हैं उनको छिपकली की तरह इधर उधर निकलना पड़ता है। बाइकर्स जो होते हैं ना वो निकल पाते हैं, है ना, और वो भी ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, और कार आ जाती तो बंद रास्ता, जबकि वो 20 फीट है जेन्युइनली रास्ता, उस पर जा सकती गाड़ियां, है ना, पर नहीं। समझ? तो ये समस्या क्यों है? क्योंकि अगर इस एक गली के अंदर नालियां बंद है और 5 घर इधर 5 घर इधर है, उस 5-5-10 घरों में से 8 घर वालों ने तो खुद अतिक्रमण कर रखा है सड़क पे, है ना, और अगर वो कहेंगे कि नालियां साफ करवाओ तो पार्षद ही बोलेगा इसको तोड़ते हैं फिर। दिस इज द स्थिति, ये है देश की स्थिति। सब लोगों ने कानून अपना क्या कर रखा है, अपने अपने हिसाब से मरोड़ रखा है। तो जनप्रतिनिधियों को क्या चाहिए फिर? यही तो चाहिए, मस्त रहो। नाली साफ करने का बजट नहीं आता है क्या? आता है बिल्कुल, नाली का बजट आता है, पानी का बजट आ रहा है, सब कुछ का बजट आ रहा है ना। तो वो बजट फिर मस्त रहो, और क्या, अपना अपना देख रहे हैं, ओवरऑल कलेक्टिवली किसी को कोई लेन देना नहीं है। और भाई वही होगा कि भाई किसी दिन किसी को मलेरिया होगा फिर मच्छर की वजह से, तो फिर कहेगा यार इसको ठीक करो वो करो, और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जब तक खुद के एकदम डीपली दर्द नहीं होगा ना तब तक वो जागृत नहीं होता अंदर तक। बाकी राष्ट्र भावना किसी में नहीं है, और कुछ नहीं। राष्ट्र भावना आ जाती है ना, बॉर्डर मूवी देख के आ जाती है, 15 अगस्त को आ जाती है, 26 जनवरी को आ जाती है ना। और वो राष्ट्र भावना कैसी राष्ट्र भावना? गाड़ी लेके निकलते हैं, सामने 2 झंडे लगा दिए, है ना, मुंह में चबा लिया गुटखा, भारत माता की जय। ये किस तरीके की राष्ट्रभक्ति है भाई, है? भारत माता की जय नहीं बोल पाए तो पहले ठूका, फिर बोलता है जय। ये देश के अंदर राष्ट्रभक्ति का ये क्राइटेरिया है भारत के अंदर, है ना। ये समस्या है, देश कल्चर नहीं है ना, हमारे अंदर सिविक सेंस का कल्चर ही नहीं है। हम अपने आसपास की, क्योंकि हम कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, हमें लगता है ये भी ले लो ये भी ले लो, अपना फायदा कर लो, है ना, अपना फायदा जहां कर लो। वो कोई प्रोग्राम हुआ था कहीं पे एक प्रधानमंत्री का, है ना, कोई योगा, इंटरनेशनल योगा डे के दिन, कहाँ का प्रोग्राम था आई डोंट नो, ठीक है, आई थिंक हैदराबाद या कहीं का था, हैदराबाद का, हाँ, है ना। अरे यार प्रशासन ने सारी व्यवस्था करी, वहां पे बैरिकेटिंग कर रखा है, ठीक है, मैट्स वगैरह बिछा रखी है, योगा मैट के, आप इस पे बैठ के योगा करें, है ना। और प्रधानमंत्री के जाने की देर थी, प्रधानमंत्री गए और इधर सिक्योरिटी गायब हुई कि लोग उन मैट के लिए झगड़ रहे हैं। सीरियसली, योगा मैट को घर ले गए। नो डाउट भारत की ट्रेन में डब्बे को बांध के रखते हैं चेन से, ठीक है, ले जाते हैं, घर ले जाते हैं, है ना। मैंने बताया था ना, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, मैं उसके घर गया, सब पे भारतीय रेलवे लिखा हुआ है, उसका सोने का तकिया उस पे भारतीय रेलवे, ठीक है, चादर बिछा हुआ उस पे भारतीय रेलवे, है ना, किचन के कपड़े पे भारतीय रेलवे, नहाने गया टावल पे भारत। मैंने कहा भाई क्या मतलब देश प्रेमी है, फालतू बात मत करो, है ना। हमने ले जाते, कोई और ले जाता, हम ज्यादा गरीब हैं, इस इधर से नहीं तो इधर से पार है, पर पार है। मतलब सरकार पे उनको भरोसा नहीं है, वो कह रहे सरकार हमारा भला कब करेगी, हम खुद ही हमारा क्या कर लेते हैं, भला कर लेते हैं। और सरकार ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो दे ही रखी है ना कि खुद अपना भला कर लो, दे रखी है ना। वो सुना ना एक कि भाई पुलिस को आप बुरा कहते हो पुलिस को बुरा,
कि पुलिस बुरी है, पुलिस गंदी है, पुलिस ये करती है, पुलिस वो करती है। वास्तविकता में ऐसा नहीं है, पुलिस बहुत अच्छी है, ठीक है। सरकार आपको लूटती है, पुलिस नहीं लूटती। वो तो पुलिस है बीच में, इसलिए बचे हुए हो, है ना। सरकार ने बोला है कि लाइन तोड़ी, चालान 2000 का है, वो तो बीच में पुलिस है। 200 2000 नहीं चाहिए, 200 में काम हो रहा है, ठीक। इस तरीके की चीज, ठीक है। ऐसा मैंने भी सुना था कहीं, मेरा ओरिजिनल नहीं है ये, ठीक है, मैंने कहीं सुना था इस तरीके की पुलिस बहुत अच्छी है बीच में, है ना। तो भ्रष्टाचार तो हमारे देश का शिष्टाचार है, जो भ्रष्ट नहीं है उसको गलत निगाहों से देखा जाता है। हाँ सीरियसली, मेरा एक पीयर ग्रुप है, मेरे काफी दोस्त हैं, अफसर हैं, ठीक है, और मेरी फैमिली में भी है काफी लोग अफसर हैं, मोस्टली अफसर ही। उनके बीच में ऑनेस्टी इंटीग्रिटी की बात हो जाती है तो वो एकदम ऐसे करते हैं, तू नौकरी का मजा ले ही नहीं सकता, इसीलिए तेरी नहीं लग रही। मैंने कहा अच्छा, है ना। ऑनेस्टी इंटीग्रिटी से मतलब नहीं है, पैसा आना चाहिए, कैसे आप अपने आप को क्या कर पाओ, स्ट्रांग बना पाओ, पैसे से स्ट्रांग हो ही जाते हो। और आप एग्जांपल भी तो देख रहे हो, 545 में से अगर 45% के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और वो बाहुबली बन के नेता बन जा रहे हैं, बन रहे हैं ना, तो फिर कहाँ आप ढूंढोगे फिर। तो कॉमन मैन तो डरेगा ही ना कि यार बाहुबली लोग इलेक्शन जीतते हैं और कंसिस्टेंटली वही लोग जीतते जाते हैं, जीतते जाते हैं, जीतते जाते हैं। ठीक है, चलो ये तो बदलाव है, धीरे धीरे होगा, समय लगेगा, है ना। पॉजिटिव लोगों का पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी है, बट पॉजिटिव लोगों को बहुत डाउट रहता है अपने ऊपर ना, तो वो पॉलिटिक्स में आ नहीं पाते। पॉलिटिक्स में वही व्यक्ति सफल हो पाता है जिसको कुछ नहीं आता पर उसको लगता है कि उसको सब कुछ आता है। यस, फॉल्स कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स में, ठीक है। कुछ नहीं आता है पर उसको लगता है कि सब कुछ आता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। और जो वाइज लोग होते हैं ना, वाइज बुद्धिमान लोगों के साथ एक समस्या होती है, सोक्रेट्स के साथ जो समस्या थी, है ना। ऑरेकल ऑफ डेल्फी ने अनाउंस किया, सोक्रेट्स यू आर द मोस्ट वाइज मैन इन द ग्रीस। सोक्रेट ने बोला यस आई एम द मोस्ट वाइज मैन इन द ग्रीस बिकॉज आई नो दैट आई नो नथिंग। तो जो वाइज लोग होते हैं, विजडम जिनके अंदर होती है ना, उनको हमेशा अपने ऊपर सेल्फ डाउट रहता है, उनको हमेशा ये लगता है कि मुझे चीजें कम आती है। उनको कभी अपने जो ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान के ऊपर कभी, वो ज्ञान उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम क्रिएट करता है, डाउट ज्यादा क्रिएट करता है, इसीलिए वो कभी ना इस तरीके की चीजें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर नहीं पाते। और जो लोग कम जानते हैं ना, जो लोग ज्यादा जानते नहीं चीजों को, बट उनके अंदर कॉन्फिडेंस तगड़ा होता है, ठीक है, अरे कर लेगा तेरा भाई कर लेगा, है ना। वो जो कर लेगा तेरा भाई कर लेगा वाले लोग है ना, वही एमएलए बन जाते हैं, है ना। और वो जो 94% वाला टॉपर होता है ना, वही उसका सीए बन के फिर उसके अकाउंट देख रहा होता है 50,000 रुपये महीना में। हाँ, ऐसा होता है, ठीक है। चलो ये तो खैर साइकोलॉजी की बातें हैं, वापस इधर आइए। तो क्रिटिक्स ने ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा सर, है ना। अंडरमाइन द आरटीआई रिजीम दैट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एक्सपोजिंग करप्शन एंड मैलएडमिनिस्ट्रेशन सिंस 2005 से आरटीआई बना हुआ है, तब से वो कंट्रोल कर रहा है चीजों को सर। इंफॉर्मेशन एट रिस्क, क्या इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी, असेट एंड लायबिलिटीज नहीं पता चलेगी पब्लिक सर्वेंट्स की, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप नहीं जान पाओगे, डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड आपको नहीं पता चलेगा कि इसके ऊपर क्या कभी कार्रवाई हुई है, क्या इंटरनल इंक्वायरीज इतिहास में कभी हुई है, यू विल नॉट एबल टू गेट दीज इंफॉर्मेशन, ओके। डिटेल ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द डिसीजंस, ये सब चीजें नहीं मिल पाएगी सर, ठीक है। मतलब उस पर्सन की पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है, कई बार ये होता है कि वो पर्सन इन्वॉल्व होता है और उसके भाई भतीजावाद में उसके कॉन्ट्रैक्ट दिए होते हैं किसी को, है ना, कभी कोई मामा के बेटे को सड़क का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं। फिर बात समझ में आ रही है, मतलब ये तो पता चल जाएगा कि ये पर्सन को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये पर्सन इसके मामा का बेटा है, वो आपको खुद ही पता लगाना पड़ेगा। बात समझ आ रही, तो इस तरीके की चीजें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली चीजों पे बात आ रही है। सपोर्टर्स आर्ग्यूमेंट्स, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया डीपीडीपी एक्ट को, उन्होंने बोला कि राइट टू प्राइवेसी जो पुट्टास्वामी का जजमेंट है उसको स्ट्रेंथन करेगा सर। गार्ड्स अगेंस्ट आरटीआई एक्सप्लॉयटेशन, आरटीआई का एक्सप्लॉयटेशन होता है कई बार कि आरटीआई लगा लगा के परेशान कर देते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं बहुत सारे, फालतू का आरटीआई लगा देते हैं, ब्लैकमेलिंग वगैरह, और लेजिटिमेट प्राइवेसी को वो प्रोटेक्ट करेगा। मतलब कुल मिला के ऐसा सोचा जाए तो फेवरेबल थोड़ा इधर जा रहा है कि गवर्नमेंट या गवर्नेंस की ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, ठीक है, बट अभी बैलेंस थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया है, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन क्या है पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की? 19(1)(a) आपको पता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, असेंशियल फॉर इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो दिस इज 19(1). आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, पुट्टास्वामी जजमेंट, इन्फॉर्मेशनल ऑटोनॉमी के लिए, मेरी इन्फॉर्मेशन मेरी रहे, मेरी स्वायत्ता रहे, मेरी वाली क्या जानकारी पर। कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस है, दोनों ही राइट एब्सोल्यूट नहीं है सर, न तो ये एब्सोल्यूट है नहीं ये एब्सोल्यूट है, दोनों पे लिमिटेड क्या है, दोनों पे लिमिट्स हैं, दोनों पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस कैसे बनेगा सर? ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस और प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा, दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम जितने आर्टिकल पढ़ रहे हैं सब प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितने पढ़े सब आई थिंक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट थे मोर और लेस, है ना। तो मेंस का भी इनका अपना एक शॉर्ट्स बना लेना। प्रीलिम्स का क्विक रेफरेंस क्या है? आरटीआई एक्ट 2005 में आया 12 अक्टूबर को। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई एक्ट हम लोग नहीं पढ़ रहे, बट आप अपने एंड पे आरटीआई एक्ट के पॉइंट्स बना लेना सर कि आरटीआई एक्ट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, कितने टाइम में इंफॉर्मेशन मिलनी जरूरी है, कौन ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके की चीज। डीपीडीपी एक्ट जो अभी पास हुआ है, अमेंडमेंट एस्पेक्ट, ये जो सेक्शन आरटीआई का 8(1)(j) वाला, और कॉन्फ्लिक्ट, कोई एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखो, पॉसिबल प्रीलिम्स क्वेश्चन है। सिंपल है, आर्टिकल पढ़ने के तुरंत बाद क्वेश्चन तो हो ही जाता है ना। अपन वो करेंगे ना उनको 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने की एक साथ करेंगे, तब थोड़ा ठीक रहेगा। याद रखो, तुम सबको उतना ही मिलेगा जितना तुम डिजर्व करते लाइफ में, मुझसे भी, समझ गए? चलो, आंसर मिल गया, मिल गया। क्या आंसर? बी, बी, वेरी नाइस। ये सिंपल है, 1 and 3, इट कंप्लीटली अबॉलिश द पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड इन आरटीआई। ये तो गलत बात है, कंप्लीटली नहीं किया ना, सिर्फ नैरो किया उसके स्कोप को, ठीक है, गुड। आर्टिकल 142, द सुप्रीम कोर्ट पार्स, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन ऑन गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। आर्टिकल 142 क्या है? देखो सर, पहले तो आप इस बात को देख लें कि जो तमिलनाडु के गवर्नर वाला केस था ना, उस केस में 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन बता दी कि भाई 30 डेज 60 डेज 2-3 केसेस में अलग अलग बताया, इतने टाइम में आपको साइन करना ही है उसको, ठीक है। जगदीप धनखड़ साहब की, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, इसके बाद रिजाइन करके चले गए थोड़े दिन बाद। तो जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि कितने समय में गवर्नर साइन करेगा उसके ऊपर या प्रेसिडेंट साइन करेगा, ये निर्णय लेना न्यायपालिका का काम नहीं है सर, ये तो लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, मतलब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी या असेंबली डिसाइड करेगी कि कितने समय में वो साइन करेंगे। ये अगर जुडिशरी डिसाइड करेगी तो ये जुडिशियल ओवररीच है सर, मतलब आप इंटरफेयर कर रहे हैं किसके अंदर सर, और ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। आगे समझ में? दिस इज अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, इट्स सिंपल। तो ये जगदीप धनखड़ साहब ने ये बात करी, और ये फिर प्रोमिनेंस में आ गई बात कि सुप्रीम कोर्ट किस एक्सटेंट तक ये बातें कर सकता है, कि भैया मैं टाइमलाइन बता रहा हूं, आप इतने टाइम में कर ले, समझ? तो वही हुआ, जगदीप धनखड़ क्रिटिसाइज द सुप्रीम कोर्ट फॉर फिक्स्ड टाइमलाइन फॉर गवर्नर एंड प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन बिल्स पास्ड बाय स्टेट
लेजिस्लेचर, ठीक है। और क्योंकि टाइमलाइन बता दी तो फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए तो ये विक्ट्री थी सर, है ना। तमिलनाडु के लिए तो विक्ट्री, तो वाइडली रिगार्डेड एज सिग्निफिकेंट विक्ट्री फॉर द स्टेट्स, क्योंकि टाइमलाइन बता दिया तो विक्ट्री है स्टेट्स के लिए। कोर्ट रिलाइड ऑन इट्स प्लेनरी पावर अंडर आर्टिकल 142। 142 क्या कह रहा है? टू इंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी डू नॉट इंडेफिनिटली डिले द लेजिस्लेटिव बिजनेस। कोर्ट ने कहा यार आप अननेसेसरी क्यों डिले कर रहे हो? डिले करने का कारण होना चाहिए ना, सिंपल बात है। गवर्नर 6-6 महीने क्यों लेके बैठा है बिल को? भाई जब डेमोक्रेसी है, स्टेट असेंबली ने पास कर दिया है, तो आप 6 महीने क्यों लेके बैठे हो? आप 1 साल क्यों लेके बैठे हो? आपका कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, कोई कारण है टेक्निकल है तो बताओ सर। ये तो फिर मिसयूज ऑफ द पावर हो जाएगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है, मेरा कहना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ठीक है, कि लंबे समय तक ऐसे लेकर बैठे मत रहो सर। हाँ पता चला यार सर देखो, जैसे ही सरकार को फटकार लगती है सर तुरंत कोर्ट के फेवर में आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, कोर्ट ने कहा है, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बोल मैं रहा हूं, समझ रहे हो? मेरे जस्ट पीछे दुबे जी खड़े हैं 3 इडियट्स वाले, वो यही बात बोल रहे हैं कि भाई बोल वो रहे हैं पर शब्द हमारे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स हैं, मेरे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म और सेपरेशन ऑफ पावर के बीच में, दोनों के बीच में आ रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या मतलब होता है कि जुडिशरी जब अपने डोमेन से थोड़ा सा बाहर निकल के, कई बार जो लूप होल्स होते हैं या फिर लेजिस्लेटिव या पॉलिसी वैक्यूम होता है, उसको फिल करने के लिए क्या करती है सर? कोई या तो डायरेक्शन देती है गवर्नमेंट को या फिर कोई टेम्परेरी लेजिस्लेशन बनाती है, ठीक है, जब तक कि कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ना बना ले। जैसे विशाखा गाइडलाइन जुडिशियल एक्टिविज्म था सर, है ना। जैसे ट्रिपल तलाक वाला जो है जुडिशियल एक्टिविज्म है। तो जब जुडिशरी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के डोमेन का कोई काम करती है जो कि उसका कन्वेंशनल काम नहीं है, और वो तब करती है जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, और बिकॉज वहां पे पॉलिसी या फिर लीगल वैक्यूम है सर, बस में आ रही, तो इसलिए करती है। तो बाकी उसको ओवरराइड करने की पावर तो है ही एक रेस्पेक्टिव बॉडीज के पास। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टेम्परेरी पॉलिसी बना दी तो जो पॉलिसी मेकर है एग्जीक्यूटिव, वो कभी भी ओवरराइड कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टेम्परेरी लेजिस्लेशन बना दिया तो लेजिस्लेशन के पास, लेजिस्लेटर के पास पावर है कि वो उसको क्या करे, ओवरराइड कर दे कभी भी, ठीक है। वो उस वैक्यूम को फिल करता है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। और कई बार ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट होता है बहुत सारे एस्पेक्ट पे, तो उसको इंटरप्रेट करके इस तरीके की चीजें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट करता है। तो यहाँ पे साइलेंट है, लंबे समय तक गवर्नर ले नहीं रहे डिसीजन, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टाइमलाइन बना देते हैं, इतने टाइम में करो सर। तो धनखड़ साहब कह रहे हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है करना, करना होगा तो हम कर देंगे। और वो बोलते हैं कि अगर टाइमलाइन डिसाइड करनी होती तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर करके जाते। बट बहुत सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर करके नहीं गए, बाद में पार्लियामेंट पे छोड़ा, पार्लियामेंट ने लंबे समय से किया नहीं है, तो फिर यहाँ पे एक्टिविज्म की जरूरत होती है। गेटिंग इट सर? तो फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है कंट्रोवर्सी में? कैन द सुप्रीम कोर्ट प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट? क्वेश्चन ये, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टाइम लिमिट डिसाइड करने की? क्या वो कर सकती है क्या? ठीक है। ऑल्दो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आगे का बता देता हूं मैं, हुआ क्या बाद में। 8 अप्रैल को, आई थिंक, हाँ अप्रैल 8 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस बेंच ने बोला, वो टाइमलाइन बता दी, 30 डेज और 60 डेज ऐसा कुछ टाइमलाइन है, अलग अलग केसेस टाइप के लिए, ठीक है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया वापस सुप्रीम कोर्ट को कि भैया इसको वापस चेक करो कि एक्टिविज्म है कि आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है, ओवर रीच तो नहीं है, और क्या ऐसा होना चाहिए। तो क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है तो 2 जजेस बेंच से ये गया 5 जजेस बेंच के पास, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कम से कम कितने जज होने चाहिए? 5 जज होने चाहिए। तो 5 जजेस बेंच के पास गया ये फैसला, क्या 5 जजेस बेंच के पास फैसला गया। फैसला मतलब अलग से नहीं गया, प्रेसिडेंट ने रेफरेंस दिया, राष्ट्रपति ने। उन्होंने फिर नवंबर के अंदर, अभी रिसेंटली 3 महीने पहले, ये बोल दिया कि नहीं, ये टाइम डिसाइड करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। तो वो टाइमलाइन जो डिसाइड हुआ था वो वापस अभी नल एंड वॉइड हो गया, समझ रहा है? नवंबर में ये डिसीजन को वापस रिवोक कर लिया 5 जजेस बेंच ने, ठीक है। ये अभी करंट स्टेटस है, मतलब बीच में सिर्फ इस पे क्या चली है, डिबेट चली है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का ध्यान रखना जिसपे सवाल आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के प्रोनाउंसिएशंस यूजुअली सीधा सवाल नहीं आता, ध्यान रखना, अनलेस वो इतना ब्लेटेंट हो कि वो सीधा सीधा लंबे समय से दिख ही रहा हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रोनाउंसिएशन नो डाउट एज अ लॉ काम करते हैं, बात समझ आ रही? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रोनाउंसिएशन दिया है तो एज अ लॉ काम करेगा जब तक कि वहां पे कानून नहीं बने सर। सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहता है जब तक कि कानून नहीं बनेगा ये लॉ की तरह काम करेगा, और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंश्राइंड है।
पर यूजुअली जैसे इस तरीके का बदलाव हो गया, अब ये अप्रैल 8 पे बोल दिया कि वो टाइमलाइन है, तो टाइमलाइन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से गया, नवंबर में वापस उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इस तरीके से जुडिशरी के प्रोनाउंसिएशंस बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। जुडिशरी प्रोनाउंशिएट करती है, कई बार कानून बन जाता है, कानून बन गया तो जुडिशरी वाला क्या हो जाता है, हट जाता है। एग्जाम्पल के लिए 1997 में हाई कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन दी थी। विशाखा गाइडलाइन, पॉश एक्ट आया तो उसके बाद क्या हो गई, हट गई सर। तो लंबा समय लगा है ना, 13 और 3 करीब 16 साल बाद वो विशाखा जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के अंडर के अगेंस्ट एक्ट आया सर, लंबे समय तक। कई बार जल्दी आ जाता है, जल्दी आ जाता है तो जो गाइडलाइंस या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के प्रोनाउंसिएशंस होते हैं वो फिर हट जाते हैं, फिर कानून प्रिवेल करता है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं करता। समझ में आ रहा है, ठीक। अब आर्टिकल 142 पे बात हो रही है कि 142 क्या है जिसके अंडर सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी है। सर एक टाइम बताया, आर्टिकल 142 बहुत अच्छा आर्टिकल है, ध्यान से पढ़िए इसको। सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन मे पास एनी सच डिक्री, डिक्री मतलब आदेश, और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। कोई भी मैटर होता है, कोई भी मैटर, अगर उसको लगता है कि उसको कंप्लीट जस्टिस करनी है, पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस इटसेल्फ इज अ सब्जेक्टिव वर्ड, बट अगेन इट इज ऑन द अंडरस्टैंडिंग और जूरिस्प्रूडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर उसको लगता है कि कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय करने के लिए मुझे कोई आदेश देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट वो आदेश दे सकता है, ऐसा सिंपल। तो आर्टिकल 142 जो है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, इन जनरल सुप्रीम कोर्ट भी यूज नहीं करता, और ये पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। कंप्लीट जस्टिस वाला जो डॉक्ट्राइन है उसके बेस पे डिक्री या ऑर्डर इशू करना हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है। दिस इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसका ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स में आ सकते हैं। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ओनली। दिस पावर इज सप्लीमेंटेड बाय 144(2) which makes the court's orders enforceable throughout the India। 144(2) कहता है कि ऑर्डर जो दिया है वो पूरी की पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या रहेगा सर, इन्फोर्सिबल रहेगा, एज ए लॉ काम करेगा। मतलब बात समझ आ रही? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज्ड स्पेरिंगली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट रोज 142 को इन्वोक करके यूज कर रहे हैं, नहीं। अगर वो बहुत ज्यादा यूज करेगा तो फिर वो हमेशा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में घुसता जाएगा, वो तो फिर जुडिशियल ओवररीच में चला जाएगा, ठीक है। एक्टिविज्म का मतलब है कि वो बहुत स्पेशली यूज हो और जब जरूरत हो, लगे कि भाई यस कंप्लीट जस्टिस की जरूरत है, वहां वो इंटरफेयर करके करे। रेजिडुअल इन नेचर, रेजिडुअल का क्या मतलब होता है? रेजिडुअल का मतलब है, कई बार रेजिडुअल का मतलब है जो कहीं मेंशन नहीं है, मतलब जहां पे सीधा सीधा क्या दिख रहा है, लीगल वैक्यूम दिख रहा है, पॉलिसी वैक्यूम दिख रहा है, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए वो यूज करता है उसको। तो फिल्स गैप वेयर एग्जिस्टिंग लॉज आर इनएडिक्वेट, जहां पे अपर्याप्तता है सर कानून की, वहां वो उसको क्या करता है, जैसे वहां पे टाइम नहीं लिखा हुआ ना कि कितने टाइम में गवर्नर को करना है, तो अपर्याप्तता है, अपर्याप्तता है, तो वो उसको क्या कर रहा है, फिल कर रहा है सर गैप को। यूनिक टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास अवेलेबल नहीं है सर। बाइंडिंग फोर्स है, ऑर्डर्स आर इनफोर्सिएबल, ठीक है। वाइड स्कोप है, कैन सप्लीमेंट द एग्जिस्टिंग लॉ टू इंश्योर जस्टिस, एग्जिस्टिंग लॉ को सप्लीमेंट कर सकता है, मतलब उसमें कोई कमी है तो उसको वो बता सकता है। लिमिटेशन इसकी क्या है, कैन नॉट ओवरराइड सब्सटैंटिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। संविधान में अगर कुछ क्लियरली लिखा हुआ है तो उसको क्लियरली लिखी हुई चीज को पूरा का पूरा वो ओवरराइड नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? गैप को फिल करना डिफरेंट चीज होती है, रिटर्न वाले को रीराइट करना डिफरेंट चीज होती है। कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का राइट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का राइट है, रीराइट करने के लिए पार्लियामेंट है। समझ आ रहा है? तो इफ यू वांट टू अमेंड द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ यू वांट टू चेंज द मेन टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ पार्लियामेंट। बट अगर गैप फिल करना है टेम्परेरीली तो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। तो इंटरप्रिटेशन मेन है इनका। कैन ओनली सप्लीमेंट और फिल गैप्स इन द लॉ, मस्ट बी एक्सरसाइज विद द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। संविधान के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट को भी क्या नहीं करना है सर, है ना, वायलेट नहीं करना है। शुड नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट, ये तो खुद तो फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्टर है यार, आर्टिकल 32 के अंडर, खुद ही वायलेट कर देंगे क्या? नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। The Supreme Court clarified in the Supreme Court Bar Association versus Union of India that Article 142 cannot be used to ignore or bypass substantive provision of law. सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया 1998 में, ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 की,
कैन नॉट बी यूज टू इग्नोर और बाईपास सब्सटैंटिव प्रोविजन। अगर कानून में लिखी हुई चीजें, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, इवन कानून में भी, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज किसी एक्ट, इन दोनों में अगर कुछ क्लियरली मेंशन है तो यूजुअली सुप्रीम कोर्ट उसी के अकॉर्डिंग चलता है, उसको इंटरप्रेट करता है, उसके सब्सटैंटिव पार्ट को वो सीधा अमेंड नहीं कर सकता। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू के अंदर वो चीजें क्या कर सकता है, बदलाव में ला सकता है, वो तो उसका अधिकार है सर, ठीक है। नाउ द पॉइंट, ये केस क्या था सर 1998 का, किसी को पता है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 केस, एनीबडी? ये केस एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न, दिस केस इज अबाउट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और एडवोकेट्स एक्ट 1961। रिसेंटली आई थिंक वी स्टडीड अबाउट इट, आई थिंक पिछली क्लास दो क्लास में पढ़ा, एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है उसके अंडर, और स्टेट्स के अंदर जो काउंसिल्स होती है वो भी उसके अंदर स्टैट्यूटरी होती है। पॉइंट ये है कि whenever any advocate's conduct is supposed to be supervised or supposed to be investigated, it is done by the bar councils, okay? और बार काउंसिल के पास एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंडर पावर है कि वो किसी भी एडवोकेट को जो कि मिसकंडक्ट कर रहा है या उसकी क्या है सर, अगर वो डिसिप्लिन में नहीं है या कोई मल प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। वो लाइसेंस को क्या कर सकती है सर, रिवोक कर सकती है, उसको फिर फ्यूचर में प्रैक्टिस करने नहीं दे जाएगा। तो एडवोकेट्स के लाइसेंस को रिवोक करने की पावर जो है वो बार काउंसिल के पास है अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961। डन? ये पावर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास नहीं है सर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो दोनों ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो दोनों ही कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं किसी को भी। इवन एडवोकेट्स कैन बी पनिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ओवर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर ऐसा नहीं कर सकता कोर्ट कि भाई उस वकील का लाइसेंस कैंसिल कर दे। सुने, याद आ रहा है आपको? ये चीज याद होगी जॉली एलएलबी मूवी। वैसे मूवीज का रेफरेंस लॉ में और नहीं देना चाहिए, बट कभी कभी समझने के दृष्टिकोण से दिया जा रहा है ना। तो वो अक्षय कुमार जो पेश कर देता है उसको, है ना, फिर बोलता है ये तो नकली है, झूठा गवाह ले आया। तो फिर वो जो जज सुंदरलाल त्रिपाठी है वो बार काउंसिल को बोलता है कि इसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करो, है ना। फिर बार काउंसिल इन्वेस्टिगेट करती है। जज खुद उसको सस्पेंड नहीं किया कि तुम्हारा लाइसेंस रद्द अब से, तुम अब वकील नहीं हो। बार काउंसिल को रिकमेंड किया कि आप इसमें इन्वेस्टिगेट करके डिसाइड करो, है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क कि कंडक्ट, अगर वो कंटेम्प्ट भी कर रहा है, सिविल कंटेम्प्ट कर रहा है या फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट कर रहा है, बताया ना सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट डिफरेंस बताया था अभी 2 दिन पहले। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब है कि आप विलफुली डिसओबे कर रहे हो कोर्ट के ऑर्डर को, ठीक है। कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है आप उसकी कोर्ट की बात मान नहीं रहे हो, तो ये होता है सिविल कंटेम्प्ट। और अगर आप डेलिबरेटली स्कैंडलाइज कर रहे हो कोर्ट की इमेज को, दैट इज योर क्रिमिनल कंटेम्प्ट। स्कैंडलाइज का मतलब है आप बदनाम कर रहे हो कोर्ट को, है ना। बाहर जाके कह रहे हो जज चोर है अंदर जो बैठा है ना, बाहर भोपू ले लिया और चिल्ला रहे हो, अंदर जो जज बैठा है वो चोर है ना। तो दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। उस जज जो है या कोर्ट जो है उसके स्कैंडलाइज कर रहे हो, इमेज खराब कर रहे हो उसकी, ठीक है, या फेसबुक पे कोई पोस्ट करके कर रहे हो, किसी भी तरीके से स्कैंडलाइज करना इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट, और डिसोबे करना कोर्ट को दैट इज सिविल कंटेम्प्ट। दोनों अलग अलग है। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ही कंटेम्प्ट के लिए क्या कर सकते हैं सर, प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, बट वकीलों के लाइसेंस को वो क्या नहीं कर सकते, रिवोक नहीं कर सकते। वो कौन करेगा सर, बार काउंसिल ही करेगी जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये वही केस था, ठीक है, ये वही केस था। इसी में कोर्ट ने कहा कि 142 जो है कैन नॉट बी यूज टू इग्नोर और बाईपास सब्सटैंटिव प्रोविजन ऑफ द लॉ। जब 1961 का एडवोकेट्स एक्ट कह रहा है कि पावर काउंसिल के पास है, तो फिर कोर्ट अपने एंड पे ये चीज नहीं कर पाएगा सर, ठीक है, चाहे 142 ही यूज करो। तो 142 को भी बहुत क्या करना है, आपको बहुत रेयरली यूज करना है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में यूज करना है। दिस वाज द केस। 142 रिप्रेजेंट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर बट नॉट अनलिमिटेड नहीं है सर, कहीं भी मत घुसो। कैन नॉट बी यूज टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, संविधान को रीराइट नहीं कर सकते आप। आ गया समझ? व्हाट डिड द कोर्ट डू इन द तमिलनाडु केस? तमिलनाडु केस में क्या हुआ, वही 200 याद आ रहा है ना, तमिलनाडु केस पता है ना, तमिलनाडु के गवर्नर लंबे समय तक बिल पे काम नहीं कर रहे थे सर, तो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्ड आर्टिकल 200, ठीक है, बोला कि इंडेफिनिट डिले आप नहीं कर सकते सर। प्राइमरीली जब केस हुआ था फरवरी में, तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन नहीं बताया था, बट बाद में अप्रैल में टाइमलाइन
बता दिया था कि इतने इतने में करना है सर। ठीक है, चलो ये समझ गए हो आप। कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम, फेडरल बैलेंस, अपहोल्ड डेमोक्रेटिक मैंडेट, है ना भाई। स्टेट जब पास किया है, लेजिस्लेटिव पास कर रहा है, एमएलए सब मिलके पास कर रहे हैं, तो फिर डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करना चाहिए ना। अब एक नॉमिनेटेड पर्सन जो कि गवर्नर है, वो एक इलेक्टेड बॉडी के काम को रोक दिया। बात समझ आ रही? एक गवर्नर कौन होता है? नॉमिनेटेड होता है, सेंटर नॉमिनेट करता है। इलेक्टेड बॉडी है विधानसभा। विधानसभा जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी है, उसके काम को आगे रोक दिया किसने? एक नॉमिनेटेड पर्सन ने, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक फेडरल बैलेंस को भी बिगाड़ता है ना। तो दिस इज व्हाट नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। स्टेट्स लेजिस्लेटिव पावर्स आर नॉट रेंडर्ड नेगेटरी थ्रू द प्रोसीजरल डिले। सेंसलेस मत बनाओ ना स्टेट की पावर को। कंट्रोवर्सी, ऑपोजिंग व्यू पॉइंट। वाइस प्रेसिडेंट ने क्या बोला? जुडिशियल ओवररीच। वाइस प्रेसिडेंट ने क्या बोला? आपको टाइमलाइन तय नहीं करना चाहिए, जुडिशियल ओवररीच है सर। यू कैन नॉट रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोर्ट कैन नॉट डू इट। कोर्ट इज एंटरिंग इन द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। आप गलत डोमेन में एंटर कर रहे हो। इट इज द फ्रेमर, इफ द फ्रेमर वांटेड टाइमलाइंस दे वुड हैव इंक्लूडेड देम। ये आर्गुमेंट ज्यादा बन नहीं रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अगर टाइमलाइन डालनी होती तो कानून बनाने वाली डाल देते। कौन कौन संविधान बना, संविधान सभा डाल देती है अगर बनानी होती तो। नहीं होता है टाइम के साथ, देखो इवोल्यूशनरी है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, तो बदलता तो है। डेंजरस प्रेसिडेंस ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेशन। जुडिशियल लेजिस्लेशन मतलब इट्स लाइक कॉमन लॉ, यू नो, कॉमन लॉ एंड पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ इज समथिंग विच इज पास्ड बाय लेजिस्लेचर, कॉमन लॉ इज समथिंग विच इज प्रोनाउंसिएट बाय द जुडिशियल। ठीक है, तो ये जुडिशियल लेजिस्लेशन जो है कॉमन लॉ, वो कॉमन लॉ की प्रैक्टिस इंडिया में नहीं है सर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं एक प्रेसिडेंस स्टार्ट कर देगा जुडिशियल लेजिस्लेशन की, विच इज नॉट इंडिया के हिसाब से सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट हो जाएगा वो, है ना। ये तो हो गया जुडिशियल ओवररीच का आर्ग्यूमेंट। अब आते हैं कुछ लोग जो कह रहे हैं कि नहीं, सपोर्टर ऑफ द वर्डिक्ट, वो कह रहे हैं कि नहीं, नेसेसरी जुडिशियल इंटरवेंशन जरूरी है सर। क्यों जरूरी है? वो कह रहे हैं फिल कॉन्स्टिट्यूशनल गैप्स, जो संविधान के अंदर गैप है तो उसको फिल करना पड़ेगा ना, जरूरी है। डिफीट्स द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, वही अभी बताया कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी का पास किया हुआ कानून एक नॉमिनेटेड पर्सन रोक रहा है, दैट्स इशू। फ्रस्ट्रेट स्टेट स्ट्रेंथन्स फेडरलिज्म बाय प्रोटेक्टिंग द स्टेट ऑटोनॉमी, है ना। ये जजमेंट से क्या हो रहा है? फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हो रहा है। अगर टाइमलाइन रहेगी तो टाइम पे काम हो जाएगा सर, कहेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेन, ये लार्जर डिस्कोर्स की बात है मेंस के लिए। चलो प्रीलिम्स के लिए क्विक रेफरेंस क्या है? आर्टिकल 142। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है सर? आर्टिकल 142 पार्ट 5 के चैप्टर 4 में है, यूनियन जुडिशरी के अंदर है। पावर्स किसको है सर? सुप्रीम कोर्ट ओनली। कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड रेजिडुअल। रेजिडुअल मतलब गैप फिल करने के लिए। स्कोप ऑफ द पावर क्या है? कैन बी यूज फॉर फिलिंग गैप्स, लीगल वैक्यूम एड्रेस करने के लिए। कैन नॉट यूज फॉर ओवरराइड सब्सटैंटिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अगर पहले से क्लियर लिखी हुई है चीजें, उसको रीराइट नहीं करना है, गैप है तो फिल करना है। तमिलनाडु का केस क्या है? टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करी सर। आर्टिकल 142 वर्सेस हाई कोर्ट पावर्स। 142 इज यूनिक टू द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के पास ये कंप्लीट जस्टिस वाला पावर नहीं है सर, ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट केस लॉ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998, क्लैरिफाइड लिमिटेशन ऑफ द आर्टिकल 142। अभी बताया था ये केस तो, एडवोकेट्स वाला, ठीक है। कियोतो होलो ऑन, नाम सुना है? कियोतो होलो ऑन 1992 का केस है। ये नागालैंड के असेंबली का केस है, ठीक है। यूज आर्टिकल 142 इन द एंटी डिफेक्शन कंटेक्स्ट, ठीक है। एंटी डिफेक्शन में क्या हो रहा था ना कि नागालैंड असेंबली में बहुत सारे लोग जो हैं उनको एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा था, उसके बारे में ये केस है, ठीक है। केस की डिटेल जानना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बस ये 142 में इसके अंदर भी आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस के लिए यूज किया था सुप्रीम कोर्ट ने। कियोतो होलोहन, ये नागालैंड की असेंबली का केस है 1992 का। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर, तो यही वाला केस है अभी। ये तीनों केस आपको मेंस के लिए पता होने चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के मेंस में आने की पॉसिबिलिटी बहुत है। ये आर्टिकल मेंस का ही ज्यादा वेटेज रख रहा है, ठीक है। चमक गया? एमसीक्यू,
ये तो सिंपल हो जाएगा। आर्टिकल तुरंत पढ़ते ही क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। बी ए ए पहले ये बोला आपने, कंप्लीटली रीड नहीं किया था, रीड ही तो नहीं कर पाते कंप्लीटली, दिक्कत यही है। किताब को एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार पढ़ना पड़ता है पूरा समझने के लिए। किताब में सारी चीजें टेक्सचुअली नहीं होती है, कंटेक्चुअली भी होती है, रीड बिटवीन लाइन भी करना पड़ता है। एक किताब जो होती है उसको कम से कम 5 बार पढ़ना पड़ता है समझने के लिए, और हम इंसान उम्मीद करते हैं कि किसी के साथ थोड़े दिन रह के उसको पूरा समझ जाएंगे। जबकि इंसान खुली किताब है ही नहीं, उसके तो कई सारे चैप्टर है जो आपने देखे ही नहीं। हाँ और क्या, हम सिर्फ कवर देख लेते हैं, ठीक है, और फिर तो कहता है अरे मजा आ गया। अंदर का देखने तो अंदर फटी हुई है किताब, है ना, या चैप्टर्स ऐसे हैं जो चिपके हुए हैं, वो चिपके बाहर आ नहीं रहे। चलो हो गया, बी है इसका आंसर, 1 और 3 हाई कोर्ट के पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कल करेंगे, ठीक है, चलो बाय बाय।